जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और गजब तरीके से पढ़ रहे होंगे। और दोस्त आप लोग क्लास में कभी कभी वेट करते होंगे कि 5-7 मिनट ओवर हो जाते हैं, तो इतने में आप पिछली क्लास का रिवीजन हर रोज़ किया करोगे। ठीक है, इतने क्लिक होगी, इतने रिवीजन कर लो। हम सब करो जी भैया, यही फॉलो करेंगे, यही फॉलो करेंगे तो रोज आइए, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ज्वाइन कर लो। ओके, दो जी का दिमाग नहीं रखना है। बोलो जी, ललिता नृत्य किस राज्य में किया जाता है? पिछले सेट के रिवीजन के क्वेश्चन है और याद रख लेना। अभी आपके पास फिर से 3 दिन होंगे, कल का फ्राइडे, नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे। 3 दिन में उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से उसका रिवीजन करोगे। और पिछले सेट ऐसा नहीं है कि जो बहुत पुराना हो गया तो उसको छोड़ दो, आपको कम से कम 5-5 सेट का इकट्ठा रिवीजन करना है। ओके, पक्का करना है इसको, पक्का। ललिता नृत्य किस स्टेट में किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है भैया, महाराष्ट्र में। रहीदे और फेरन कहाँ की? रहीदे कहाँ की बताइए? हिमाचल प्रदेश की ड्रेस है। और फेरन कहाँ की ड्रेस है? वो जम्मू एंड कश्मीर की ड्रेस है। अब तक कितनी बार साथी ज्वाइंट सेशन हुए हैं? 3 बार हुए हैं, 3 बार हुए हैं। महात्मा गांधी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना 1936 में। पक्षी जो साथी अपना एक्सक्रीट करते हैं तो कैसे करते हैं? यूरिक एसिड के फॉर्मेट में करते हैं। कैसे? यूरिक एसिड के फॉर्मेट में, यूरिक अम्ल के फॉर्मेट में, यूरिक अम्ल के रूप में वो करते हैं। एक बार स्कोर बताएं, स्कोर दिखाओ भाई हमारे भाइयों का। नूर अंसारी 5, पता नहीं चल रहा पर भाई है कि बहन है। पूजा सोलंकी 4, शिल्पी गुप्ता 3, हिमांशु 3, राधिका शर्मा 5, गुरजीत 4, वायरल पटेल 5, देव पटेल 5, आपका मुस्कान ठाकुर 4, एस बी सर 4, रोहित रॉय 3, संजीव कुमार मेहता 4, नवीन सर का शिष्य 4। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें और अच्छे से साथ ही पढ़ के आंसर करें और फिट तरीके से पूरा फोकस क्लास पे बनाए रखना है। हमेशा याद रख लो, इस चीज़ की हैबिट अभी से बनाओ। क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दबाजी में आंसर नहीं देंगे। और जो चीज़ें हमको एकदम से नोट डाउन है, जैसे मैं कुछ आपसे पूछता हूँ, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ ये, तो ऐसा होता होगा आपको याद भी होता होगा या नहीं भी याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। उसको मेमोराइज कर लीजिए, लेकिन थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो नोट डाउन करिए। ओके, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। तो पुडुचेरी का गराडी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस महाकाव्य से उत्पन्न हुआ? तो पुडुचेरी का गराडी नृत्य रामायण से उत्पन्न हुआ है। और पुडुचेरी में एक टेम्पल है, यहाँ पर एक टेम्पल है आपका विलियानूर। क्या बोलोगे? विलियानूर टेम्पल में ये होता है, विलियानूर मंदिर में। किस मंदिर में होता है? विलियानूर मंदिर में ये आपका आयोजित होता है, विलियानूर मंदिर। और अगर हम पूछें आपसे दोस्त यहाँ पर, जैसे कि हमने आपको एक तो अभी वेस्ट बंगाल वाले नहीं बताए, वेस्ट बंगाल के बताना कौन कौन से डांस है आपका वेस्ट बंगाल के। यात्रा होता है यहाँ पे, यात्रा एक बताना है आपको कोई। यात्रा होता है, कोठी होता है जिसको काठी हम बोलते हैं, मतलब काठी है कोठी बोल देते हैं। बंगले को हम क्या कहते हैं? बंगले में हर कोई यात्रा करना चाहता है, बंगले को कोठी भी कह देते हैं। बंगले वाले कैसे रहते हैं? मरे से रहते हैं, मरसिया। क्या बोलोगे? मरसिया आपका। एक ब्रिता होता है यहाँ पे बंगले में, रात बिता, बिता बिता। तो यहाँ पर क्या होता है? ब्रिता कब किया जाता है? जब चेचक बीमारी होती है, जो स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स होता है, चेचक बीमारी जब ठीक हो जाए तो तब होता है। एक बंगले के आदमी कैसे बता रखे हैं मैंने आपको? गंभीर होते हैं, गंभीरा। गंभीर से मतलब क्या है? इसी को कहते हैं गंभीरा को। ये आपका नकाब पोष नृत्य है। कैसा है? नकाब पोष नृत्य, नकाब पोष नृत्य है आपका ये। क्या बोलेंगे इसको? ये एक मास्क डांस का कहलाता है, मास्क डांस कहलाता है। यूटी के हमने आपसे नहीं पूछे, जैसे हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ लावा, लावा डांस कहाँ का? लावा, जैसे हम आपसे कुछ डांस पूछेंगे यहाँ पर, कुछ डांस के नाम देकर के अब स्टेट पूछेंगे आपसे, ठीक है। लावा और परिचाकली कहाँ के हैं बताओ? लावा और परिचाकली। और एक अच्छे स्टूडेंट होने का अपना दिखाया करो कि भाई हाँ मुझे ये याद है। क्या बोलोगे? लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में लावा और आपका परिचकली कहाँ पर है? ये लक्षद्वीप के। मुझे बताओ वीरा कहाँ का डांस है? वीरा, वीरा कहाँ का डांस है? मंडो कहाँ का डांस है? मंडो। तो आप कहेंगे ये आपका दमन और दीव के हैं। कहाँ के हैं? दमन और दीव के डांस है। दुमहल बताओ कहाँ का है, जिसको दुमहाल भी कहा जाता है कई बार। दुमहल बताओ कहाँ का है। या हफीज़ा बताओ, हफीज़ा। और रऊफ भी होता है यहाँ पे, रऊफ, रऊफ भी होता है यहाँ पे। बच्चा नगमा भी होता है, बच्चा, बच्चा नगमा, जहाँ के बच्चे को भी पत्थर मारने के लिए कह दिया जाता था पहले, आतंकवादी उनको क्या कर लेते अपनी तरफ, वहाँ की हफीज़ा। और यहाँ का होता है हिकात, हफीज़ा ही वहाँ की हकीकत जानती है। तुम जान जाओगे तो उफ कर जाओगे। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? जैसी तुम्हें हकीकत पता चलेगी तुम कूद जाओगे। तो ये जम्मू कश्मीर के हैं। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। यहाँ पर साथ ही एक आपका पाथेर नाम से डांस होता है। क्या आप उसका पूरा नाम बता सकते हो? पाथेर नाम से कौन सा डांस होता है?
क्या बोलोगे भैया? यहाँ पर भांड पाथेर भी होता है, क्योंकि पत्थरबाजी भी वहां पर बहुत होती थी, भांड पाथेर भी वहां पर होता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं इस्पाओ डांस बताओ कहाँ पर होता है भारत में? इस्पाओ। बाल्टी डांस बताओ कहाँ पर होता है? बाल्टी। ये वहीं पर होता है जहां पर आपका कोशन डांस होता है, कोशन। ये कहाँ के डांस है? ये लद्दाख के हैं, और सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं, लद्दाख के। अगर मैं पूछूं भारत के जितने भी नेबरी कंट्रीज हैं, यानी कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, क्या पड़ोसी देश हैं, उनमें से जो चर्चित नृत्य हैं पड़ोसी देशों के, जैसे मुझे बताओ कैंडियन डांस कहाँ का है? कैंडियन। कैंडियन डांस कहाँ पर होता है भारत में? कैंडियन पूछ ले आपसे तो आप कहेंगे श्रीलंका में होता है। क्या बोलो? भारत में नहीं, सॉरी, भारत के किस पड़ोसी देश में? तो श्रीलंका में होता है आपका। झुंगद्रा और पाचाम बताओ। झुंगद्रा और पाचाम डांस कहाँ पर होते हैं? पाचाम ये भूटान में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? ये भूटान में होते हैं, भूटान में। मैं आपसे पूछूं इशाला कहाँ का डांस है? इशाला, तो आप कहोगे ये अफगानिस्तान का डांस है। कहाँ का? अफगानिस्तान का। तो भारत के पड़ोसी देशों में ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने जो महत्वपूर्ण आपको बताने थे फोक डांस वो बता दिए हैं। नेक्स्ट है पाल्चो और सोरपोटेल निम्नलिखित में कहाँ के पारंपरिक व्यंजन हैं? यानी कि ये कहाँ की ट्रेडिशनल डिश हैं। जैसे खाने की चर्चित होती है ना, लिट्टी चोखा कहाँ का है बताओ? लिट्टी चोखा कहाँ पे था? लिट्टी चोखा, तो आप कहोगे लिट्टी चोखा बिहार का है, तो ऐसे चर्चित पूछे जाते हैं। तो बाल्चो और सोरपोटेल ये कहाँ के हैं? ये गोवा के हैं भैया, गोवा के हैं। उत्तराखंड का बहुत चर्चित है काफूली। क्या बोलोगे? काफूली। काफूली कहाँ पे होता है? उत्तराखंड में। आलू पोस्तो बताओ कहाँ का है? वो सही समझ गए होगे, जहाँ पे नवो बोरसो मनाया जाता है वहीं का आलू पोस्तो। आलू पोस्तो कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। श्रीखंड मिठाई कहाँ पर चलती है? श्रीखंड कहाँ की डिश है? तो श्रीखंड है आपका महाराष्ट्र की डिश। मुया अवंदू कहाँ की ड्रेस है? मुया अवंदू कहाँ की ड्रेस है? मुया अवंडू। या आपसे पूछ ले चखवी, ये दोनों एक ही जगह की ड्रेस हैं, बहुत चर्चित हैं भारत में। त्रिपुरा। और एसएससी बहुत पूछती है। लिट्टी चोखा बताओ कहाँ की है? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा खाएंगे और कहाँ बस जाएंगे भैया? बिहार में बस जाएंगे, बिहार। लिट्टी चोखा बिहार की है। धुसका बताओ कहाँ की है? धुसका। धुसका है साथी आपका झारखंड की। क्या बोलोगे? झारखंड की है, झारखंड की। जदहो ड्रेस बताओ। जदहो। जदहो ड्रेस, ड्रेस करो सॉरी, जदहो जो डिश है वो कहाँ की है? तो वो है मेघालय की। कहाँ की? जदहो डिश है आपका मेघालय की, मेघालय की। कोलम कहाँ की है साथी डिश? खोलम। खोलम डिश है आपका, खोलम डिश है आपका अरुणाचल की। जो मुझे ये बता दे तो वो टॉपर ऑफ द क्लास सबसे पहले उसको घोषित करेंगे। मैसूर कहाँ की है? मैसूर टैगा। मैसूर टैगा या मैसूर टेंगा कहाँ की है? जिसका आंसर ये सबसे पहले देगा वो आज की क्लास का टॉपर नंबर 1 होगा। कल हमको 5 नहीं मिले, कल 2 मिले थे, आज 5 बताए। मैसूर टेंगा। बताना भैया, ढूंढना, असम जिसने आंसर पहले दिया हो उसका नाम ढूंढ के बताना। मेहरानगढ़ का किला भारत में कहाँ पर स्थित है? तो मेहरानगढ़ का किला है आपका राजस्थान में। मुझे बताओगे आप राजस्थान के कितने पहाड़ी किले हैं जो यूनेस्को में 2013 में, यूनेस्को में कब आपका शामिल हुए थे? 2013 में। कितने ऐसे साथी आपका पहाड़ी किले हैं, यानी कि कितने हिल माउंटेन? क्या बोलोगे? कितना, सॉरी, जो आपका कितना हिल फोर्ट है, हिल फोर्ट, ठीक है, कितना आपका पहाड़ी किला है? तो वो आप कहोगे राजस्थान के ऐसे 6 हैं। तो इनमें से क्वेश्चन बहुत बार एसएससी पूछती है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहाड़ी दुर्ग है जो शामिल नहीं है? तो 6 के नाम आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। बताओ जी कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जैसलमेर को याद रखना, जैसलमेर फोर्ट है, हाँ जी। जैसलमेर फोर्ट को ही क्या बोला जाता है भारत में? इसको कहा जाता है गोल्डन फोर्ट। क्या? गोल्डन फोर्ट इसको कहा जाता है, क्योंकि सुबह जब सूर्य निकलेगा तो कैसा? सूरज के जैसा चमकता है। चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, हाँ जी, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई मैंने आपको बताई थी, जो छात्र साथी आपका पढ़े होंगे, तो बताओ कुंभलगढ़ की, कुंभलगढ़ की जब बैच में आपको पढ़ाया गया होगा, बताओ। आमेर की, आमेर की बताओ। गागरोन, गागरोन। क्या बोलोगे? कुंभलगढ़ की दीवार आपको बतानी है। गागरोन का किला है, एक किला और है, एक किला और है आपका साथी। जैसलमेर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, आमेर, एक है रणथंबोर। क्या बोलोगे? एक है जी आपका रणथंबोर। क्या बोलोगे? रणथंबोर का किला, रणथंबोर का किला। तो क्या बोलेंगे कितनी? 36 किलोमीटर भैया उसकी लंबाई है। बहुत शाबाश, 36 किलोमीटर। पंजाब में कौन सा किला है? अब बताओ जरा। किला मुबारक है यहाँ पर। क्या बोलोगे? किला मुबारक, जिसको भटिंडा का किला भी कहते हैं। यहाँ पे किसको कैद कर लिया था? अल्तुनिया ने। तो ये आप कहोगे भैया अल्तुनिया ने यहाँ पे रजिया सुल्तान को कैद कर लिया था। किसको? रजिया सुल्तान को।
बहुत बार एसएससी ने पूछता है रजिया सुल्तान को किस किले में कैद करके रखा गया था, या पूछ लेगा रजिया सुल्तान से किस किले का संबंध है। तो यहाँ पर रजिया सुल्तान को क्या कर लिया गया था, कैद कर लिया गया था, कैद कर लिया गया था। महाराष्ट्र के किले आप मुझे बता सकते हैं क्या, महाराष्ट्र में कौन कौन से किले स्थित है? तो आप कहोगे यहाँ पर पन्हाला के याद रखेंगे, सिर्फ एक किला याद रखोगे, पन्हाला का किला यहाँ पर है, ठीक है, पन्हाला का। अगोड़ा बताओ कहाँ पर है, अगोड़ा फोर्ट कहाँ पर है, अगोड़ा, अगोड़ा फोर्ट आपका गोवा में है, कहाँ पर है, गोवा में है। बिहार में है आपका रोहतासगढ़ का फोर्ट, कौन सा, रोहतासगढ़ फोर्ट कहाँ पर है, रोहतासगढ़ किला कहाँ पर है, ठीक है, ये है आपका बिहार में। मुझे बताओ गोलकुंडा किला कहाँ पर स्थित है, गोलकुंडा किला, गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पर है? तो गोलकुंडा आपका आंसर आएगा सबका, गोलकुंडा भैया हैदराबाद में है, कहाँ पर है, गोलकुंडा आपका हैदराबाद में स्थित है, कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थित है। कालिंजर फोर्ट बताओ कहाँ पर है, कालिंजर फोर्ट कहाँ पर है? तो कालिंजर फोर्ट आप कहोगे, कालिंजर फोर्ट है आपका यूपी में भैया, कहाँ पर है, यूपी में। कांगड़ा फोर्ट बताओ कहाँ पर है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। चंपानेर बताओ कहाँ पर है, चंपानेर फोर्ट कहाँ पर है? तो चंपानेर है आपका गुजरात में, कहाँ पर है, गुजरात में, कहाँ पर है, गुजरात में है। नेक्स्ट है एरावल्ला, कादर और मुदुवर किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? एरावल्ला, कादर और मुदुवार ये साथी कहाँ की ट्राइब्स हैं लैंग्वेज को यूज करती है? तो ये तमिलनाडु की हैं क्या, केरल की, कर्नाटक की हैं, या फिर आपका अरुणाचल की? तो आपका आंसर आना चाहिए ये तमिलनाडु की है। कर्नाटक में तुलु भाषा बोली जाती है, यूपीएसआई में पूछा गया था, क्या बोलेंगे, तुलु भाषा। अरुणाचल में आपका साथी बोली जाती है यहाँ पर नयीसी और अपतानी, कौन सी, नायेसी और अपतानी, जिसको नयीसी भी कहते हैं, नयीसी और अपातानी कहाँ की हैं, अपतानी बोले या अपातानी बोल दे, ठीक है। त्रिपुरा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, त्रिपुरा में बताओ, त्रिपुरा में लैंग्वेज बोली जाती है कोक बोरोक, कौन सी, कोक बोरोक लैंग्वेज बोली जाती है, कोक बोरोक। असम में बताओ कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, असम में, असम में लैंग्वेज बोली जाती है आपका बोडो लैंग्वेज, कौन सी, बोडो लैंग्वेज। मेघालय में बताओ, मेघालय में आपका, मेघालय में खासी बोली जाती है, खासी बोली जाती है आपका साथी, खासी बोली जाती है। और आपका गारो बोली जाती है, कौन सी, गारो बोली जाती है, ओके, मेघालय में। और अगर हम आपसे पूछ लें यहाँ पर, मुझे बताओ सिक्किम में कौन सी बोली जाती है, सिक्किम में, सिक्किम में कौन सी बोली जाती है? तो सिक्किम में बोली जाती है आपका मुरुंग और लिम्बू, क्या बोलोगे, मुरुंग और लिम्बू कहाँ पर हैं? ये आपका सिक्किम की है, मुरुंग और लिम्बू। आपसे मैं पूछ लूँ लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में दो भाषाएं चलती हैं आपका, एक तो माहे हो गई, माहे, और एक आपका मलयालम, क्योंकि केरल के नज़दीक है ना ये। केरला में कौन सी बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। हम आपसे पूछें पुडुचेरी में, तो पुडुचेरी तो कॉमन हो गया, उसमें तो फ्रेंच वगैरह ये सब बोली जाती है, ठीक है, फ्रेंच भी बोली जाएगी, तमिल भी बोली जाएगी। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पोलियो डे, आंसर करेंगे। तो वर्ल्ड पोलियो डे भैया आपका 20 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, तो आप कहेंगे जी भैया 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल स्टेटिस्टिकल डे, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, कब, 20 अक्टूबर को। 11 नवंबर की अगर हम बात करें, इस दिन आपका नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, इस दिन क्या, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर का ये हमको नहीं पता है, आगे बताएंगे। 5 अक्टूबर का डेट बताओ आप हमको, 5 अक्टूबर में, अक्टूबर आया ना, 5 अक्टूबर में क्या होता है? तो 5 अक्टूबर में इंटरनेशनल शिक्षक दिवस, इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल। आप हमको बताओ 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल पोस्ट डे, पोस्ट डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस को मनाया जाता है। अगर हम पूछे 10 अक्टूबर को क्या मनता है, तो इस दिन आपका नेशनल डाक डे मनता है, यानी राष्ट्रीय 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 डाक दिवस, नेशनल पोस्ट डे इस दिन मनाया जाता है। ये अक्टूबर के आपका, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है बताओ, तो 16 अक्टूबर आप कहेंगे इस दिन बनता है इंटरनेशनल फूड डे, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस मनता है। क्यों जी? इस दिन मुझे बताओ कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी, क्या आप बता सकते हैं मुझे? इस दिन कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी, ये आपको बताना है, कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी, ओके। अगर हम आपसे पूछें आज के दिन में कौन सा डे है, आज कौन सा डे है, यानी आज 22 तारीख है, तो आज का बताओ, जैव विविधता दिवस हमने आपको बताया था। 5 नवंबर को क्या है आपका, इंटरनेशनल सुनामी डे मनता है, इस दिन क्या मनता है,
इंटरनेशनल सुनामी डे, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सुनामी, टी सुनामी नहीं, सुनामी, टी तो ऐसे आया था, सुनामी डे बनता है 5 नवंबर को। ओके, अगर हम आपसे पूछ ले 19 नवंबर को कौन सा डे बनता है, अंतर्राष्ट्रीय टॉयलेट डे बनता है। टॉयलेट ये बहुत पूछा जाता है ना। टॉयलेट डे जिस दिन बनता है, यानी कि शौचालय दिवस जिस दिन बनता है, उस दिन और क्या मनाते हैं, उस दिन पुरुष दिवस भी बनता है। क्या बनता है, पुरुष दिवस भी उसी दिन बनता है। आप हमको बताओ 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 5 दिसंबर को, तो 5 दिसंबर को बनता है अंतर्राष्ट्रीय सॉइल डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा दिवस बनता है। क्या बनता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा दिवस, क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा दिवस। ये बोर्ड भी हैंग होने लगा है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा दिवस। 10 दिसंबर को बताओ, 10 दिसंबर को बताओ आपका, तो ये बनता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, यानी कि आपका ह्यूमन राइट डे बनता है, मानवाधिकार दिवस बनता है, 10 दिसंबर को बनता है, 10 दिसंबर को। 24 दिसंबर को बताओ, 24 दिसंबर को बनता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। क्या बोलोगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, यानी नेशनल कंज्यूमर डे, नेशनल कंज्यूमर डे बनता है। लेकिन अगर पूछे विश्व उपभोक्ता दिवस, वो हमने आपको बताया था अभी रिसेंट 1-2 दिन पहले ही, विश्व उपभोक्ता दिवस पूछेंगे तो तब क्या आंसर होगा, फटाफट से आंसर आए आप सब लोग का। तो आपका आंसर आएगा भैया क्या, 15 मार्च आएगा, 15 मार्च, एकदम ठीक है, 15 मार्च एकदम से ठीक है। 24 दिसंबर हो गया आपका। आप हमें बताओ 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सारे लोगों का आंसर आए। 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। हाँ, फटाफट से आंसर आना चाहिए सारे लोगों को। भैया मुद्रा नहीं, मृदा होगा, हाँ मृदा ही होगा, मुद्रा तो गलती से लिख दिया, फाइल डे बोला नहीं मैंने इंग्लिश में भी। मृदा दिवस होगा, मृदा, मृदा लिख गया है, बोलेंगे भैया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस, ये हुई ना बात कमाल की, क्या बोलोगे, वीर बाल दिवस मनाया जाता है, वीर बाल दिवस। गुड गवर्नेंस डे किस दिन बता रखा है मैंने आपको, सुशासन दिवस किस दिन मनेगा बताना जरा, किसकी याद में बनता है सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे किसकी याद में बनता है। तो जो गुड गवर्नेंस डे है आपका, क्या बोलोगे, गुड गवर्नेंस डे किसकी याद में बनता है, तो गुड गवर्नेंस डे बनता है आपका किसकी याद में, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में, किसकी याद में, अटल जी की याद में मनाया जाता है, अटल जी की याद में। ओके, बहुत बढ़िया जी, आगे आओ। पहला विंबलडन टूर्नामेंट साथी आपका, क्या बोलेंगे, पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहाँ आयोजित किया गया था, तो 1877 में या 87 में, ये तो दो गलत ही हो गए आपका। तो आप बोलोगे वारपल रोड साइड विंबलडन में आयोजित किया गया था 1877 में। अच्छा, विंबलडन क्या है, ग्रैंड स्लैम है। ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं बताना जरा, भारत में, भारत नहीं पूरी दुनिया में ग्रैंड स्लैम जो होते हैं साथी, उनको हम मेजर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, मेजर भी कहते हैं, और इनकी संख्या है 4, इनकी है 4। तो सबसे पहला तो विंबलडन की शुरुआत हुई, क्या बोलोगे, विंबलडन की शुरुआत हुई पहले कब आपका, 1877 में, तो ये सबसे पहला है। इसके बाद में दूसरा कौन सा था, दूसरा था यूएस ओपन, क्या बोलोगे, यूएस ओपन कब शुरू हुआ था, 1881 में। फ्रेंच ओपन कब शुरू हुआ था बताओ जरा, फ्रेंच ओपन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप कहोगे 10 साल बाद 1891 में। और फिर कौन सा बचा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर हम बात करें तो वो आपका 1905 में। अगर इनके खेलने के अंतर मैं आपसे पूछूं कि विंबलडन कहाँ पर खेला जाता है, तो विंबलडन आपका हमेशा ग्रास पर खेला जाता है, किस पर, घास पर खेला जाता है। यूएस ओपन हमेशा हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, किस पर, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन की बात करें, ये आपका लाल बजरी पर, रेड किले पर, रेड किले पर। और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, क्या बोलोगे, ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। लेकिन मैं पूछूं इनके होने का क्रम जो है वो क्या है, किस क्रम में होते हैं। देखो, विंबलडन की कभी पूछा जाए, इसको बोलते हैं आपका क्या, तो हम एक चीज बोलते हैं विंबलडन, क्योंकि सबसे पहले हुआ ना, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप भी इसको कहा जाता है। इस ग्रैंड स्लैम को ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप कहा जाता है, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप कहा जाता है, ये इसका एक अन्य नाम भी है, ठीक है, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। जैसे आपका फ्रेंच ओपन है, तो फ्रेंच ओपन को रोलैंड, क्या बोलते हैं, रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है, किसके नाम पर है ये, रोलैंड गैरोस भी इसको कह दिया जाता है, रोलैंड गैरोस भी इसको कह दिया जाता है। ओके, अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, जैसे हमने बोला रेड किले, लाल बजरी का बादशाह किस खिलाड़ी को माना जाता है। इनके होने का क्रम बताओ दोस्त, आपका किस क्रम में होते हैं, होने का क्रम क्या है इनके,
यानी साल में सबसे पहले कौन सा होगा, तो सबसे इसके लिए बोलते हैं केमिस्ट्री का आफबाउ का सिद्धांत। क्या बोलोगे, आफबाउ का सिद्धांत, ठीक है। आफबाउ ए से क्या हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होगा, फिर आपका फ्रेंच ओपन होगा, इनके मंथ भी पूछे जाते हैं किस महीने में, और फिर होगा आपका विंबलडन, विंबलडन होगा, और फिर होगा आपका यूएस ओपन, यूएस ओपन। ये कब होता है, ये जनवरी में हो जाता है, जनवरी, ठीक है, जनवरी में होगा। फ्रेंच ओपन जो होगा आपका वो कब होगा, फ्रेंच ओपन ये आपका मई से जून में हो जाएगा, क्या, मई से जून। और विंबलडन होता है आपका जून से जुलाई में, ठीक है। और यूएस ओपन होता है आपका कब, यूएस ओपन ये अगस्त से सितंबर के बीच में हो जाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ साथी, जब पहला विंबलडन हुआ था तो वो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ कि नहीं हुआ, 1877 में, ये पहला हुआ या नहीं हुआ। अब मुझे तुम बताओ इसके विजेता कौन थे, इसके विजेता याद रख लेना, इसके विजेता भी याद रखना, पूछा पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता, तो इसके विजेता हैं आपके स्पेंसर गौर। कौन है, स्पेंसर गौर। अब एक क्वेश्चन और पूछेंगे हम आपसे, प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने आपका कोई भी ग्रैंड स्लैम जीता, और कौन सा जीता था और किस ईयर में जीता था, बताओ। तो आप कहेंगे हीराकी, जापान के साथ में जीता था, एक भारतीय थे, क्या नाम है उनका, नोट करो। प्रथम भारतीय ग्रैंड स्लैम विजेता, नाम लिखो, महेश भूपति। महेश भूपति क्या जीता था उन्होंने, 1997 में फ्रेंच ओपन जीता था, ठीक है, मिक्स्ड डबल्स में जीता था, फ्रेंच ओपन जीता था। अगर हम आपसे पूछे यहाँ पर, मुझे बताओ सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसके हैं, सबसे ज्यादा जो साथी आपका ग्रैंड स्लैम है वो किसके हैं अभी तक, 2025 के अनुसार कह रहा हूं, तो पहले नंबर पर इस पर है नोवाक जोकोविच। कौन है, नोवाक जोकोविच। कितने हैं नोवाक जोकोविच के, आप कहोगे नोवाक जोकोविच के भैया आपका 24 हैं। और नोवाक जोकोविच किस देश के हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और आप इनकी बुक बता दो तो मतलब दिल एकदम से गार्डन गार्डन हो जाए। बताओ जी, नोवाक जोकोविच की बुक कौन सी है, जो लिखेगा वो आपका विजेता नंबर 2 है, जो इसको लिखे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है, रविंद्रनाथ टैगोर ने उस बुक को लिखा है। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट, क्या बोलोगे, ये तो गांधी जी की, क्या बोलोगे, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट ये किसकी है, ये तो गांधी जी की, मोहनदास करमचंद गांधी जी की बुक है। द एसेंशियल राइटिंग ये किसकी है, पता नहीं भैया। द वे टू गॉड ये आपका मुंडी की किताब है, डीएल मुंडी। नेशनलिज्म लिखी है किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्या बोलोगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और अन्य बुक कौन कौन सी हैं इनकी, अदर बुक्स बताना, अदर बुक्स रविंद्रनाथ टैगोर जी की। एक तो इनकी बहुत चर्चित बुक है गीतांजलि, और गीतांजलि के लिए क्या मिला था इनको, नोबेल पुरस्कार। पहले भारतीय और पहले एशियाई भी बने थे, तो बताओ गीतांजलि को किस ईयर में मिला था, गीतांजलि के लिए नोबेल इनको किस ईयर में मिला था, तो ये मिला था नोबेल इनको 1913 में। किस फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, अर्थात साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला, क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। दूसरी बुक है इनकी गल्प गुच्छे, क्या बोलोगे, गल्प गुच्छे किसकी बुक है, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की बुक। आपसे पूछे काबुली वाला किसकी बुक है, इन्हीं की बुक है, काबुली वाला। गीता बितान किसकी बुक है, गीता बितान बोलो, गीता बितान किसकी बुक है, तो वो इन्हीं की बुक है, गीता बितान। चौखेर वाली किसकी बुक है, इन्हीं की बुक है, चौखेर वाली, ठीक है, चौखेर वाली। एक द पोस्ट ऑफिस बहुत पूछी जाती है इनकी, द पोस्ट ऑफिस किसकी बुक है, इन्हीं की बुक है, याद है या नहीं है। स्ट्रे बर्ड्स बताओ, स्ट्रे बर्ड्स इनकी है या नहीं है, स्ट्रे बर्ड्स हाँ या ना, एक किताब का नाम गलत लिखूंगा। द ब्रोकन नेस्ट इनकी है या नहीं है, ब्रोकन नेस्ट बताओ, ब्रोकन नेस्ट इनकी है या नहीं है। रिवर ऑफ स्मोक इनकी है या नहीं है, रिवर ऑफ स्मोक ये इनकी बुक है या नहीं है, बताओ जी फटाफट। ये नहीं है, आप क्या बोलोगे भैया, रिवर ऑफ स्मोक इनकी बुक नहीं है, नहीं है, बात आपको पता होनी चाहिए। इस संस्था के लिए जाने जाते हैं ये, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध किस संस्था से है, जो भारत की यूनेस्को की साथ ही विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। बहुत बढ़िया। धनंजय पाल जी हमारे आज के टॉपर नंबर 2 हैं, उन्होंने बताया सर्व जो आपके नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के, उनकी किताब का नाम है सर्व टू विन, क्या बोलोगे, सर्व टू विन। शांति निकेतन से इनका संबंध है, कमाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी है, बताओ जी। लोक लेखा समिति क्या सबसे बड़ी होती है, तो आप कहेंगे लोक लेखा समिति में क्या होता है आपका, 15 मेंबर तो लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से, यानी 27 कितने, 15 7 22, क्या बोलोगे, 15 7 22 होते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, एस्टिमेट्स कमेटी सदस्य होते हैं, कितने होते हैं,
30 सदस्य, और 30 के 30 सदस्य कहाँ से होते हैं? तो आप कहेंगे लोअर हाउस अर्थात लोकसभा से होते हैं। और ये गठन कब हुआ था प्राक्कलन समिति का, जरा बताओ। फॉर्मेशन इन 1950, और किसकी सिफारिश पर हुआ था? जॉन मथाई के रिकमेंडेशंस पर, जॉन मथाई की सिफारिश पर, ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ जॉन मथाई, या जॉन मथाई की सिफारिश पर, जॉन मथाई की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। ठीक है भाई साहब, ओके। अच्छा, हम आपसे पूछे लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहते हैं या नहीं, बोलो। हाँ जी, इनको जुड़वा भी कहा जाता है, जुड़वा भी। और लोक लेखा समिति का गठन हुआ था 1900। कितना कार्यकाल होता है इनका, बताना जरा। इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है आपका? तो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। क्या बोलेंगे? कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। सरकारी उपक्रम समिति जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 15 + 7 होते हैं। यानी 15 कहाँ से होंगे? लोकसभा से होंगे, 7 राज्यसभा से होंगे। ठीक है, ये आपको हमेशा पता होनी चाहिए। विशेष अधिकार समिति में कितने सदस्य होते? प्रिविलेज कमेटी होती, तो प्रिविलेज कमेटी में कितने सदस्य? 15 लोकसभा से, लेकिन 7 नहीं होते, राज्यसभा से 10 होते। ठीक है, तो टोटल कितने सदस्य हो गए आपका? 25 सदस्य हो। नहीं जी भैया, नहीं नहीं। विशेष अधिकार समिति में कितने सदस्य होते? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन प्रिविलेज कमेटी? 25 दे नहीं रखा तो फिर तो किसके चुनने पड़ेंगे? फिर तो लोकसभा के, राज्यसभा के भी दे रखने। नहीं तो ठीक है, एकदम से 15 चुन लेंगे। क्या बोलेंगे? 15। लेकिन याद रखना 15 कहाँ के हैं? लोकसभा के होंगे, क्योंकि देखो 10 नहीं दे रखा ना ऑप्शन में, ना टोटल नंबर दे रखे। इसका मतलब है वो पूछना चाह रहा है विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं। लोकसभा से कितने? 15। और राज्यसभा से कितने होते हैं? राज्यसभा से 10 होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं बताना जरा। तो टोटल होते हैं 25 मेंबर्स। क्या बोलोगे? टोटल 25 मेंबर्स होते हैं दोनों सदनों के लिए, क्योंकि जो विशेषाधिकार समिति है, इसलिए क्वेश्चन उसने पूछा क्योंकि दोनों सदनों के लिए उसका गठन अलग अलग होता है, उसका फॉर्मेशन सेपरेट होता है दोनों हाउसेस के। ठीक है, अरे समझ में भी आती है बात? नहीं यार, थोड़ा सा तब क्या बताऊं तुम, मुस्कुराहट तो दिखा दिया करो। हाँ जी, पता है आंसर। मुझे लगता है कि पता नहीं, पता भी है नहीं पता है, मैं ही बोल रहा हूँ। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? मनोनीत कितने होते हैं? तो 1/3 होंगे क्या कुल मेंबर का? क्या 1/4 होंगे या 1/6 होंगे? तो क्या बोलेंगे? 1/6 होंगे। 1/6 कौन करता है मनोनीत? 1/6 जो होते हैं ये बाय गवर्नर होते हैं, राज्यपाल द्वारा होते हैं, राज्यपाल द्वारा होते हैं। अच्छा, राज्यपाल इतने करते हैं? मुझे बताओ जरा। आपका लोकल बॉडी कितना करती है? जो स्थानीय निकाय होते हैं यहाँ पे, स्थानीय निकायों से कितने जाते हैं? लोकल बॉडी जो नगर पालिका आपका, या अगर हम बात करें जल बोर्ड आदि से, तो वहाँ से भी जाते हैं 1/3। क्या जाते हैं? 1/3 जाते हैं। ग्रेजुएट जो होते हैं वो कितना भेजते हैं? स्नातक, अर्थात जो लोग ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट, ठीक है, यानी स्नातक 3 वर्ष हो जाने चाहिए उनको, तो वो भी भैया 1/12 कितना भेजते हैं? 1/12 भेजते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट होते हैं, जो ये तो स्नातक ही तो हो गए छात्र, टीचर कौन से बचे? आपका टीचर बचे। तो टीचर में हम क्या बोल देंगे फिर? आपका अध्यापक, यानी माध्यमिक स्तर के होने चाहिए। तो जो अध्यापक होते हैं यानी कि जो टीचर्स होते हैं, वो कितना सेलेक्ट करते हैं आपका? तो आप कहेंगे वो 1/12, 1/12 हो गए। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पर अगर हम पूछ लें आपसे, विधानसभा से कितने जाते हैं? विधानसभा से, तो विधानसभा से जाते हैं आपका, क्या बोलोगे? विधानसभा से जाते हैं 1/3, तो बन जाएगा ऐसे, है ना। तो यानी 1/6 तो हुए राज्यपाल द्वारा, और बाकी के ये कितना बचा? 12, 4 कितना बचा भाई बताओ ना। 12, 4, 4 और 1, 5, 6, 4, 1, 5, 1, 6 और 4, 5, 1, 6 और 4, 10, 10/12, 5/6। तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा 5/6। तो 5/6 जो जाएगा वो साथी आता है आपका, ये तो कैसे आता है आपका? राज्यपाल द्वारा। और 5/6 कैसे आएगा? वो इनडायरेक्ट आएगा, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से आता है, अप्रत्यक्ष रूप। तो डायरेक्ट पूछ ले कितना आता है? प्रत्यक्ष रूप से। भिन्न जोड़ने में दिक्कत होगी यार, हमारा तो गणित कमजोर हो चुका है, ये समझो तुम। हमसे भिन्न नहीं जुड़ रही है, अब तुम समझ लो कितना कमजोर गणित है। क्या बोलोगे? विधान परिषद में मनोनीत सदस्य। अच्छा मुझे बताओ, जो साथी आपका विधान परिषद है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है कितने स्टेट्स में है? कितने में है ये? तो आप कहोगे ये सिर्फ 6 स्टेट्स में। कहाँ पर है? 6 स्टेट्स में। कौन कौन से? यूपी, यूपी का भैया कौन है? बिहार, यूपी का भैया कौन है? बिहार। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का भैया कौन है? कर्नाटक। क्या बोलोगे? महाराष्ट्र का पड़ोसी कर्नाटक। आंध्र प्रदेश का भैया कौन है? आंध्र प्रदेश का भैया, आंध्र प्रदेश का भैया तेलंगाना भैया। क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश का भैया भैया तेलंगाना। कौन है?
तेलंगाना, तो 6 राज्यों में है आपका। अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करें आपसे, यानी कि विधान परिषद की हम बात करें, तो इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो विधान परिषद याद रख लेना, विधान परिषद जो है आपका आर्टिकल 169 में होती है। और इसमें क्या है, यहाँ पर उसकी बताया गया है इस्टेब्लिशमेंट को भी और आपका उसकी अबोलिशन को भी, यानी स्थापना को भी और समाप्ति दोनों को बताया गया है, समाप्ति को दोनों को बताया गया है। अब दोस्त इतना तो तुम जानते हो ना कि देखो जैसे केंद्र में होता है, केंद्र में आपका दोनों सदन और राष्ट्रपति मिलकर क्या बनाते हैं, आपका क्या बनाते हैं वो बताओ फटाफट से। दोनों के तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, केंद्र में संसद बनाते हैं। तो यहाँ पर कौन बन जाएगी आपकी, यहाँ पर बन जाएगी आपका विधानमंडल। तो विधानमंडल यानी कि आपका लेजिस्लेचर बन जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर। तो वो किस किस से मिलकर बनेगा, एक तो विधानसभा से, एक विधान परिषद से, और तीसरी शक्ति कौन होगी, तीसरी शक्ति कौन सी होगी, बोलेंगे भी फटाफट से। तीसरी शक्ति कौन सी होगी आपका, तीसरी शक्ति बताओ, फटाफट से आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। गवर्नर होगी भैया, गवर्नर होगी, गवर्नर। एकदम से ठीक है, एकदम से ठीक हो जाएगा, आगे आओगे। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है, किस विधानसभा में सबसे ज्यादा? लेजिस्लेटिव असेंबली, ये किस में आ जाता है आपका, 170 में आ जाता है, आर्टिकल 170 में किस में आ जाती है विधानसभा, आर्टिकल 170 में विधानसभा को बताया गया है। तो सबसे ज्यादा यूपी में कितनी सीट है, 403 सीट, ठीक है 403। महाराष्ट्र में कितनी सीट है बताना जरा, महाराष्ट्र में भैया 288 सीट, ठीक है। वेस्ट बंगाल में पूछ ले तो 294 सीट है, 294। आंध्र प्रदेश 175 सीट, 175। तो अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाएगा आपसे, बिहार में बताओ कितनी सीट, बिहार में पूछ ली जाती हैं क्योंकि इनमें सीटें ज़्यादा हैं, 243 हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, कितनी है, 230 सीटें हैं। बिहार का उल्टा तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, कितनी, 234 सीट। अब मुझे एक बात बताओ कि राज्य में विधानसभा में कम से कम कितनी सीटें हो सकती, क्या प्रावधान है, प्रोविजन क्या है? तो कभी भी याद रखना, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके सदस्य को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य को क्या बोलेंगे, एमएलए। अरे पॉलिटिक क्लासेस कर चुके हो ना, तुम्हें टाइगर होना चाहिए इसमें, तुम फटाक से गर्दन पकड़ लो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एमएलए, एमएलए, एमएलए जो होता है आपके साथी, विधानसभा, विधानसभा की अगर हम बात करें आपसे, इसके सदस्य को एमएलए कहते हैं। और मिनिमम सीट कितनी होगी, मिनिमम सीट होती है 60, कितनी होती है 60। मैक्सिमम कितनी हो सकती है बताओ, मैक्सिमम सीट हो सकती है भैया 500, कितनी 500। अगर हम आपसे पूछें कि क्या 60 से कम किस किस में है वो बताओ, जैसे सिक्किम में कितनी सीट है ये आपको बताना है। तो सिक्किम में जो सीट है वो है आपका 32। अगर हम आपसे पूछे पुडुचेरी में कितनी सीट है, तो पुडुचेरी में 33 है, कितनी सीट है, 33 है। मिजोरम और गोवा, इन दोनों में कितनी सीट है, मिजोरम और गोवा, मिजोरम और गोवा में कितनी कितनी सीट है, तो मिजोरम और गोवा में आपका, आप कहेंगे भैया यहाँ पर 40 सीट है, कितनी है 40। मुझे बताओ दिल्ली में और उत्तराखंड में कितनी सीट है, क्योंकि दोनों में बराबर है। दिल्ली में सीट बता दो कितनी है, दिल्ली में भी और आपका उत्तराखंड में भी, दिल्ली और उत्तराखंड में आपका कितनी सीटें हैं, तो 70। दिल्ली की आपको सारी सीटें पता होनी चाहिए। दिल्ली में लोकसभा में कितनी सीट बताई थी मैंने आपको, बताना 7 सीट है। और राज्यसभा में अपर हाउस में कितनी सीट है, 3। और विधानसभा में 70 का पता होना चाहिए आपको, 3 7 70, क्या बोलोगे, 3 7 70, तो याद रखें। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? भूख हड़ताल, उन्होंने कहा भूख हड़ताल यानी खाना नहीं खाएंगे। तो कितने दिन की थी वो, तो वो थी अहमदाबाद की हड़ताल। और कितने दिन तक रही थी ये हड़ताल, तो ये हड़ताल रही थी 21 दिन की। ईयर बताओ, हमने कल ही बताया था आपको, तो इसका ईयर था 1918। कहाँ पर थी ये, अहमदाबाद, गुजरात में थी, क्या बोलोगे, गुजरात में थी, गुजरात में थी। मुझे बताओ गांधी जी को जो निमंत्रण दिया था यहाँ पर, जो गांधी जी को इनवाइट किया था, वो किसने किया था, तो इनवाइट करने वाली थी अनसुईया बेन, अनसुईया बेन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अपने किस आंदोलन के दौरान दिया? यहीं पर क्या आया गांधी जी का, ट्रस्टीशिप, यानी जो फैक्ट्रियों के या कंपनियों के मालिक हैं वो अपने वर्कर्स का भी ध्यान रखें। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी यहीं पर आया था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी आया था। ओके, ये बात याद रखें। असहयोग आंदोलन, कल डेट बताई हमने आपको, बताओ जरा, असहयोग आंदोलन कब चला, 1 अगस्त 1920 को चला था। रॉलेट सत्याग्रह, ये क्या था भैया, काला कानून, काला कानून। ये क्यों आया था देश में बताओ, काला कानून, ताकि भारतीयों को बिना कोई वजह बताए गिरफ्तार किया जा सके, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील। कानून किसको कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को, काला कानून। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बना था। इसी के विरोध में भारत में कौन सा एक साथी बताओ मुझे, हत्याकांड अंग्रेजों ने अंजाम दिया था, हमारे हजारों भारतीयों को मारा इन अंग्रेजों ने।
और आपको एक बार देखना आप केसरी 2 मूवी देखी किस किसने, तो क्या बोलेंगे 13 अप्रैल 19 घटना घटी, तो जलियांवाला कहते हैं, जलियांवाला, ठीक है। बहुत बढ़िया, निर्मल जी कह रहे हैं सबसे बड़ी भूख हड़ताल मणिपुर की इरोमा शर्मिला की है। निर्मल जी बहुत अच्छा, आज को आप घोषित करते टॉपर नंबर 3। इतना अच्छा फैक्ट आपने बताया। सॉरी, यहाँ पे ये भी था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था बताओ? बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। कहाँ पर? गुजरात में। इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और यहीं की महिलाओं ने इनको क्या दिया था? उपाधि किसकी दी है? यहीं की महिलाओं ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो सरदार की उपाधि है ये किसने दी इनको? सरदार का जो टाइटल है, याद रख लेना, ये बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने ही, बारदोली की महिलाओं ने। गांधी जी के साथ में इन्होंने एक आंदोलन और कौन सा किया था गुजरात में? तो याद रखना, जो खेड़ा हुआ ना, खेड़ा आंदोलन, ये 1918 में हुआ। तो इसमें कौन कौन थे? इसमें एक तो M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, और दूसरे आपका सरदार पटेल। कौन थे दूसरे? दूसरे थे सरदार पटेल। ये दो लोगों ने मिलकर इसको चलाया था, ठीक है, दो लोगों ने इसको मिलकर चलाया। आगे आएंगे, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किस आ गया था? मैंने आपको बताया अभी काला कानून आया और उसके लिए विरोध हुआ, तो जो विरोध कर रहे थे वो कौन व्यक्ति थे? वो कौन व्यक्ति थे बताओ जरा? विरोध करने वाले दो व्यक्ति कौन थे? तो विरोध करने वाले थे इसमें आपका, एक तो सैफुद्दीन किचलू थे, क्या बोलोगे? सैफुद्दीन सैफुद्दीन किचलू थे। और दूसरे व्यक्ति कौन थे आपका? दूसरे व्यक्ति बताओ, दूसरे व्यक्ति का नाम आपको बताना है। दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई। इन दोनों के लोगों की गिरफ्तारी करने गई तो इनकी क्या होगी दोनों की? जब इन्होंने विरोध किया, किसका विरोध कर रहे थे? रॉलेट का विरोध, क्या बोलोगे? रॉलेट का विरोध कर रहे थे। इन लोगों की होगी गिरफ्तारी। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में गई भीड़। कहाँ पर गई थी भीड़? बताओ जरा, गिरफ्तारी के विरोध में। तो जो भीड़ गई आपका इनकी गिरफ्तारी के विरोध में, वो कहाँ पर खड़ी आपकी हो गई थी? जलियांवाला में। कहाँ पर? जलियांवाला में। जलियांवाला कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में। क्या बोलोगे? अमृतसर में स्थित है, अमृतसर में। और कब हुआ यहाँ पर आपका कांड? वो हुआ 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। मुझे बताओ, इस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था माइकल डायर। क्या बोलोगे? माइकल डॉयर। क्या बोलोगे? माइकल डॉयर आपका। और इसी के बाद में आपका याद रखना, जलियांवाला में माइकल डॉयर। और आपका यहाँ पर कौन था दूसरा आपका? जो आपका यहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट जनरल था वो था आपका जनरल डायर। जनरल डायर। तो जनरल डायर की तो खुद की डेथ हो गई थी, इसकी डेथ तो हो गई थी। जनरल डायर जो वहाँ पे गोलियां चलवा रहा था, इसकी डेथ तो हो गई थी 1927 में। लेकिन इसको किसने मारा था 1940 में? 1940 में सरदार उधम सिंह जी ने। उसने, उधम सिंह जी ने इसको मारा था, उधम सिंह जी ने। मूवी देखी विकी कौशल की उधम सिंह? देखो क्या कैरेक्टर है, क्या जबरदस्त। हाँ, क्या बोलोगे? उधम सिंह। उधम सिंह जी ने इसको मारा था। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप, ये गांधी जी को जिम्मेदारी इसको मिली, गांधी जी को ये जिम्मेदारी मिली थी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया आपका? गांधी जी को मिली। और ब्रिटिशियर्स ने, ब्रिटिश ने कौन सा बनाया था? ब्रिटिश ने हंटर कमीशन बनाया। हंटर कमीशन, 8 सदस्य थे। 8 सदस्यों में से भारतीय कितने थे? 3 थे उसमें भारतीय। क्या बोलोगे? 3 भारतीयों को शामिल किया गया। हंटर कमीशन में कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे, 8 सदस्य। इस 8 सदस्यों में से तो क्या थे? 3 इंडियंस थे, 3 भारतीय थे। बहुत पूछा जाता है, भारतीय इसमें शामिल थे। अच्छा, जब ये आपका नरसंहार हो गया तो नाइटहुड की उपाधि वापस की गई थी। बताओ, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अपनी वापस कर दी थी। राय बहादुर की उपाधि किसने वापस की थी? राय बहादुर। राय बहादुर, ये वो उपाधियां हैं जो वापस कर दी गई थी। तो राय बहादुर, जमुना लाल बजाज ने। किसने? जमुना लाल बजाज ने। क्या बोलोगे? जमुना जमुना लाल बजाज ने, जमुना लाल बजाज ने। गांधी जी ने किसकी उपाधि भारत की वापस की थी? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, ठीक है। ये गांधी जी को दी थी इन्होंने, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने हम लोगों को लड़वा दिया। हमारे लाखों लोग वहाँ पर शहीद हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इस बदले में कि हमको जो है वो आपका मिलेगी, ठीक है, वो आपका मिलेगी। भैया पुडुचेरी की 30 सीट आपने गलत किया। नहीं भैया, पुडुचेरी विधानसभा में आपका 30 निर्वाचित होते हैं और 3 मनोनीत होते हैं। हिमांशु पाल, वहाँ पर 3 मनोनीत भी होते हैं, ठीक है। अब हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? एक क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे। मुझे बताओ, वह कौन है जिसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? वायसराय,
यानी कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उससे उन्होंने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। कार्यकारिणी से इस्तीफा। कौन व्यक्ति थे आपका? वो है आपका, क्या बोलोगे, शंकर शंकर नायर। कौन व्यक्ति है? शंकर नायर ने। अच्छा, जब ये मुझे बताओ जलियांवाला हुआ था तो इस समय पर आपका, जलियांवाला के समय पर जो आपका वायसराय था वो कौन था? जलियांवाला के समय पर वायसराय था इस समय पर आपका, मतलब कि आपका घटना होगी 1919 की, 1919। और 1919 में वायसराय कौन था? तो आपका 16 से 21 तो चैम्सफोर्ड था। कौन था? चैम्सफोर्ड था आपका। कौन था? चैम्सफोर्ड था। एक और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से आपका? हाँ, ये तो बाकी तो हो ही गया कवर। निम्नलिखित में से किसने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन? 1920 के पहले तो मुझे बताओ कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन है इसके अध्यक्ष कौन? 1920 के इसके अध्यक्ष कौन थे साथी? तो ये जो अध्यक्ष है कलकत्ता के विशेष अधिवेशन अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। क्या बोलोगे? लाला लाजपत राय थे। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये बात याद रख लेना। ये सितंबर, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 की बात है, क्योंकि शुरू हुआ था अगस्त में, उसके बाद में इसको समर्थन दे दिया, ठीक है। तो ये किसने दिया था असहयोग के प्रस्ताव को? सीआर दास यानी कि चितरंजन दास ने, आपका बीसी पाल ने, पिनचंद्र पाल ने, एनी बेसेंट ने, या फिर मोतीलाल नेहरू? तो कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। और इनके साथ में और कुछ व्यक्तियों का समर्थन? शौकत अली। तो शौकत अली, और दूसरे व्यक्ति थे इसमें मौलाना मोहम्मद अली। कौन से व्यक्ति थे? मौलाना मौलाना मोहम्मद अली। इन दोनों व्यक्तियों का भी समर्थन मिला। लेकिन समर्थन किसने नहीं दिया था? याद रख लेना, जिन्ना ने कोई सपोर्ट नहीं किया था असहयोग। क्या बोलोगे? जिन्ना ने सपोर्ट नहीं किया था। अब मुझे बताओ असहयोग आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम क्या था? क्या करते थे इस आंदोलन में? क्या आता है क्वेश्चन। इनका जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम इसमें होता था, प्रमुख कार्यक्रम होता था, जितनी भी ताड़ी की दुकान यानी शराब की जितनी भी दुकानें थी तो ताड़ी पर इनका विरोध होता था कि जहां भी ये शराब की दुकानें हैं वहां पर विरोध करने के लिए बैठ जाओ, ठीक है। ताड़ी पर धरना, ये यहाँ पे बना। अच्छा मुझे बताओ असहयोग के दौरान, असहयोग आंदोलन जब चला तो गांधी जी ने किसको अपना वापस कर दिया था? असहयोग के दौरान याद रख लेना, गांधी जी ने अपना जो एक तो जूलू पदक मिला था उनको अफ्रीका में, जूलू पदक, और जो एक बोअर पदक मिला था उसको वापस कर लिया। क्या बोलोगे? जुलू और बोअर पदक क्या कर दिए थे उन्होंने? वापस कर दिए थे, वापस। जुलू तो जानते हो ना सारे लोग, 1906 का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा मैं पूछूं कि ये आंदोलन कब से कब तक चला था? आंदोलन कब से कब तक चला? तो आप कहोगे 1920 से शुरू हुआ 1 अगस्त से, और 4 फरवरी 1922 तक चला था। 1922 तक चला था, ठीक है। मुझे बताओ चोरी चोरा घटना सब जानते हो, हम सब करो। चोरी चोरा घटना गांधी जी को किसने बताई? चोरी चोरा घटना की सूचना गांधी जी को किसने दी थी? सूचना गांधी जी को, क्या बोलोगे? सूचना गांधी जी को किसने दी? गांधी जी को। तो आप कहेंगे गांधी जी को ये सूचना दी थी आपका दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। दशरथ प्रसाद दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। एक ये तो क्वेश्चन हो गया आपका परमिशन वाले, ठीक है। अच्छा, जब असहयोग का प्रस्ताव, अगर ये पूछे ना कि ये तो समर्थन का क्वेश्चन हो गया, असहयोग का प्रस्ताव पारित कब हुआ था? तो सीआर दास, याद रखना, इन्होंने इसको पारित कराया था। क्या बोलोगे? सीआर दास ने इसको पारित कराया था आपका नागपुर अधिवेशन में। किसमें? क्योंकि उसके अध्यक्ष यही थे। नागपुर अधिवेशन या नागपुर सेशन लिख लीजिए, नागपुर सेशन 1920 में पारित कराया गया था, ठीक है? याद रखना चाहिए। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ में आरंभ की थी? दांडी इस डेट को शुरू हुआ था दांडी। विजय अथवा मौत, करो या मरो। करो या मरो तो किसमें था आपका? बोलेंगे जी ये आपका अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। अंत तक लड़ो, क्या बोलेंगे? अंत तक लड़ो। और ये शुरू हुआ था, अगर हम बोले आपसे, इसको बोलेंगे नमक कानून के खिलाफ था ये। नमक कानून किसके था? नमक कानून के खिलाफ ये थी आपकी, नमक कानून के खिलाफ था, ओके। अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करें, ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930। कब? 12 मार्च 1930 ये शुरू हुआ था, और 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 तक ये चला। कितने दिन चला टोटल बताएंगे, कितने दिन आते हैं इसके? तो आप कहोगे भैया ये 24 दिन चला, 24 दिन चला ये आपका, ठीक है, 24 दिन। और इसमें 241 माइल्स की यात्रा तय हुई। 241 मील, एक मील में 1.6 किलोमीटर, 385 किलोमीटर। अच्छा यहाँ पर हम बात करें गांधी जी के साथ कितने एसोसिएट्स थे?
कितने उनके एसोसिएट्स थे? 78 सहयोगी उनके साथ चले। और कहाँ गए थे ये? साबरमती से लेकर के, साबरमती से कहाँ तक गए थे भैया बताओ? तो ये गए भैया साबरमती से नवसारी। दांडी कहाँ पर पड़ता था? नवसारी जिला में। कहाँ गए थे? नवसारी जिला में ये लोग पहुंचे थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या बोलेंगे? जैसे एक स्टेटमेंट आता, गांधी जी ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि मैंने घुटने टेक करके रोटी मांगी थी लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिला। ये किसके बारे में आता है स्टेटमेंट? तो इसी के बारे में। याद रखो, दो स्टेटमेंट लिख लो, रोटी मांगी पत्थर मिला, किसके बारे में? तो ये आपका रोटी मांगी पत्थर मिला, तो ये है हमारा किसके बारे में? ये दांडी यात्रा के बारे में, दांडी यात्रा के बारे में। दांडी यात्रा में आपसे पूछूं किस आंदोलन का हिस्सा थी, तो ये आंदोलन, इस आंदोलन का पूरे का क्या नाम था? एक आंदोलन शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब से कब तक चला था सविनय? हमने आपको बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था आपका, सविनय अवज्ञा मूवमेंट चला था आपका 1930 से 34 तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन आता है? तो गांधी जी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो स्थल था नमक कानून के खिलाफ, ये था धरना, सॉरी धरसाना। क्या था? धरसाना, धरसाना सत्याग्रह। धरसाना सत्याग्रह ये लोग कर रहे थे, गांधी जी गिरफ्तार हो गए। तो गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद में कौन आए इसमें? धरसाना में। तो धरसाना में एक महिला आई आपका जिनका नाम है सरोजनी नायडू। और जब सरोजनी नायडू को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्या बोलेंगे? इनके बाद में सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू को भी जब गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आए बदरुद्दीन तैयब जी। कौन आए थे? बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पहले मुस्लिम, बदरुद्दीन तैयब जी आए थे, याद रख लेना। ठीक है, अच्छा, यही आंदोलन है, याद रख लेना। इसी आंदोलन में पूछा जाता, विनोबा भावे पहली बार किस आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे? इसी आंदोलन में विनोबा गिरफ्तार हुए पहली बार, लिख लेना। इसी आंदोलन में पहली बार विनोबा गिरफ्तार हुए, विनोबा भावे। क्या बोलोगे? विनोबा, विनोबा गिरफ्तार हुए, इसी आंदोलन में हुए। ठीक है, गिरफ्तार। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा आपका। एक क्वेश्चन आता है आपका, वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से जुड़ी हुई? वानर सेना और मंजरी सेना, मंजरी सेना, तो ये किस आंदोलन से? इसी से जुड़ी हुई थी। दरअसल में ये वानर सेना का मतलब क्या था कि बच्चों ने शामिल हुए इसमें, और मंजरी सेना का मतलब था बालिका इसमें शामिल हुई। ठीक है, अच्छा बताओ, वह कौन सी रेजिमेंट थी जिसने आपका दांडी सत्याग्रहों पर गोली चलाने से मना कर दी थी? तो रेजिमेंट कौन सी थी? तो वो रेजिमेंट का नाम है आपका, जिसने, रेजिमेंट का नाम है आपका गढ़वाल रेजिमेंट। गढ़वाल रेजिमेंट ने, इसने क्या कर दिया था? रेजिमेंट गढ़वाल ने मना कर दिया था गोली चलाने से। क्या बोलोगे? गोली चलाने से। मुझे बताओ, दांडी मार्च की पेंटिंग किसने बनाई थी? दांडी मार्च की जो पेंटिंग बनाई साथी, वो किसने बनाई थी? ये पेंटिंग बनाई आपका, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, नंदलाल बोस, इनका नाम भी आता है संविधान को अलंकृत करने के लिए। नंदलाल बोस ने बनाई थी, नंदलाल बोस ने बनाई थी। ओके, अच्छा, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, दांडी मार्च को फुटेज किसने दिया था, कवरेज किसने दिया? एक आपका पत्रकार थे जिनकी वजह से ब्रिटिश सरकार की जो यहाँ पे जो मतलब दर्दनाक स्थिति, क्योंकि गांधी जी ने तो ये कह दिया था कि भाई ये हमको कितना भी पीटे, कितना भी घायल कर ले, लेकिन हमको वापस आवाज़ नहीं उठानी है। तो वहाँ घायलों को उठा उठा के ले जाते थे लोग, अंग्रेज सरकार लाठियाँ पीट रही थी। तो वहाँ पे पत्रकार थे वेब मिलर। क्या बोलोगे? वेब मिलर थे आपका, लिखना। इसमें पत्रकार कौन थे? ये वाला कलर साफ दिख रहा है, थम्स अप करके बताना, ये शायद अच्छा दिखेगा। वेब मिलर थे, वेब मिलर, ये उस रेड से अलग है। ठीक है, वेब मिलर थे आपका, ये आपको पता होना चाहिए, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से चुनिए। रेल कोच फैक्ट्री आपका साथी कहाँ पर है? व्हील और एक्सल संयंत्र कहाँ पर है आपका? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? और आपका आपका पूछे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो क्या बोलेंगे? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में, पंजाब में। कपूरथला कहाँ पर है? पूछ लेगा, पंजाब में। व्हील एंड एक्सल संयंत्र कहाँ पर है आपका? बंगलौर में, अर्थात कर्नाटक में है आपका। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? वाराणसी, अर्थात उत्तर प्रदेश। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका पेरम्बूर में। मैं आपसे पूछूं पेरम्बूर कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और कपूरथला कहाँ पर है साथी? ये आपका पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में है। एक नई आपका इंटीग्रल जो फैक्ट्री खुली आपका, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री। क्या बोलोगे? आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? रेल कोच, जहाँ पर रेल कोच, क्या बोलोगे? रेल के डिब्बे बनते हैं, तो वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर आएगा वो है रायबरेली में। कहाँ पर है? रायबरेली में स्थित है। कहाँ पर है? रायबरेली में। रायबरेली। क्या आंसर हो जाएगा आपका? 1-3 नहीं, 3-1, 1-4-2, 3-1-4-2, ऑप्शन डी एकदम से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
पहली बोलेंगे फटाफट से, पहली बार तो पढ़ रहे हैं भैया, कैसे पता हो? अरे नहीं पता है तो मैं तो जनरली पूछूंगा ना, बच्चों मैं उनसे पूछता हूँ जिनको पता है। और उसमें ये भी नहीं है कि कमेंट करना, आपको बस सोचना नहीं पता, लेकिन खुद से ये प्रॉमिस करना कि नेक्स्ट टाइम जब हमारा एग्जाम होगा, अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो हम ये करके आएंगे। और यही मैक्सिमम आउटपुट का रिजल्ट रहा है अपने पिछले साथी मैं बताऊं तो 6-7 साल का जो भी कैरियर है उसका रिजल्ट यही है। आप प्रैक्टिस करिए और खुद को तैयार करिए, और एक दिन फिर आप तैयार हो जाते हैं और अच्छे से आप एग्जाम में परफॉर्म करके आते हैं। ठीक है, रियली सॉरी मेरे दोस्त, मैं चाय नहीं पीता। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ना मैं चाय पीता, ना मैं कोल्ड ड्रिंक पीता। ओके, नो टी, नो कोल्ड ड्रिंक। आगे बताओ जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, HCL 1984 बंगलू। नहीं, ये HCL वो है आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। देखो यहाँ किसके एल्यूमिनियम और कॉपर के आ रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और मैं सोच रहा था इसका आंसर देते टाइम तुम यही सोचोगे, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है जो कहाँ पर है आपका खेतड़ी में है। कहाँ पर? खेतड़ी, खेतड़ी राजस्थान में है। ध्यान से देखो खेतड़ी लिखा हुआ है, ये खेतड़ी राजस्थान है। तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। हो गया ना मजाक? एच ए एल क्या कह रहे हो? HCL है ये, HCL है, HAL नहीं है ये, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। नालको क्या आपका उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है? आप कहेंगे हाँ जी। हिंडाल्को क्या पीपरी में? नहीं, हिंडाल्को पीपरी में नहीं है, यानी हिंडाल्को तो सही है लेकिन पीपरी में नहीं है। पीपरी तो कागज उद्योग के लिए, हिंडाल्को कहाँ पर था? हिंडाल्को को शुरू किया गया था रेणुकूट में, और रेणुकूट कहाँ पर है आपका? यूपी में है। कहाँ पर है? रेणुकूट आपका यूपी में स्थित है। बालको, ये आपका बालको, बालको कहाँ पर है? ये आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में, रायपुर छत्तीसगढ़ में। अब आप मुझे बताओ बालको का पूरा नाम क्या है? तो क्या बोलोगे? बी से आ गया भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। क्या? भारत, लिखो अपनी कॉपी में, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हो गया। हिंडाल्को क्या हो गया? पूछ लिया था, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड लिखो। नालको क्या हो गया? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। या याद रखोगे? ऐसे ही याद रखना है ना। बी आई तो भारत, एच आई तो हिंदुस्तान, और एन आई तो नेशनल। ये छोटी सी तो बात है। अगर पूछ ले बाल्को की स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी। ये बहुत पूछा जाता है 1965 में। हिंडाल्को पूछे 1958 में, प्रोडक्शन तो बाद में शुरू हुआ, इस्टेब्लिशमेंट पूछा था। नालको पूछे तो 1981 में, 1981 में। और तीनों क्या है? तीनों की तीनों एल्यूमिनियम कंपनी है, तीनों की तीनों। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है? यानी जो अंडमान और निकोबार में नहीं रहता। देखो अंडमान में तो 4 रहते हैं, एक तो अंडमानी रहती है, आप मुझे बताओ, एक तो अंडमानी रहती है यहाँ पर, ठीक है, और एक आपका निकोबार में जैसे होता है, निकोबार में एक निकोबारी रहती है। क्या रहती है? निकोबारी रहती है, निकोबारी। ठीक है, निकोबारी। अंडमान के बताओ बेटा फटाफट से, ये आपको बताने हैं। क्या बोलोगे भैया? यहाँ पर कौन कौन सी होती है? एक आपका यहाँ पर होती है सैंटीन, सैंटीन क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं सैंटीन लीज, सैंटीन लीज बोलते हैं। ठीक है, एक और होती है यहाँ पर आपका जारवा, जारवा होती है। एक यहाँ पर होती है आपका ओंगे। क्या बोलोगे? ओंगे। और इन चारों की चारों को ही हम कहते हैं निग्रोट। क्या बोलते हैं? निग्रोट ट्राइब्स, निग्रोट ट्राइब्स। निकोबार में जो रहती है उनको बोलते हैं मंगोलियाड ट्राइब्स। कौन सी? मंगोलियाड ट्राइब्स इनको कहते हैं, मंगोलियाड में आते हैं ये, मंगोलियाड में। तो क्या बोलेंगे? हालचू भी रहती है यहाँ पर, हाँ जी। ओंजे भी रहती है यहाँ पर, हाँ जी। सोमपेन भी रहती है, हाँ जी। सेंटिनलीज, ओंगे, सोमपोन, ठीक है, सोमपेन रहती है यहाँ पर। तो रेंगमा कहाँ की है? रेंग रेंग के कौन चलता है? रेंग रेंग के तो भैया नाग चलता है। ये कहाँ की है? ये नागालैंड की है। कहाँ की है? ये नागालैंड की है, नागालैंड की है। अच्छा बताओ भूटिया कहाँ की है? भूटिया। अरे दोस्त मैंने आपका इंप्रेशन नहीं देखा, ये रेड कलर जो है ये साफ दिख रहा है ना, बताओ मजा आ रहा है ना इससे? अरे ये बता दो त्वरित तरीके से कार्रवाई करके, भूटिया कहाँ की है बताओ जरा। लेपचा, बताना भैया शुभम भाई क्या कह रहे हैं, इस पे भी एक टॉपर घोषित कर दो। नहीं, इस पे नहीं कर सकते। अरे कर दो ना भाई। फोटू बोलो भाई। सिक्किम, क्या बोलोगे? सिक्किम हो गया आपका। बोलेंगे टोडा कहाँ की है? टोडा, टोडा कहाँ की है? पालियान कहाँ की है बताओ? पालियान, टोडा और पालियान कहाँ की है? तो पालियान आप कहोगे ये तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु की है। अगर हम आपसे पूछे बिरहोर कहाँ की है बताओ? बिरहोर, बिरहोर वहीं की है जहाँ की मुंडा है। मुंडा कहाँ की है? जहाँ की संथाल है। और संथाल कहाँ की है? जहाँ की तिमरिया है, तिमरिया, तिमरिया। तो ये कहाँ की है? तो भैया ये है आपका, ये है झारखंड की। मिसमी और लुसाई बताओ आप, क्या बोलोगे? मिसमी और लुसाई। भैया जहर दिख रहा है एकदम से, बहुत ही बढ़िया। मिसमी और लुसाई।
मिसमी और लुसाई, क्या बोलोगे? ये कहाँ की है? ये है अरुणाचल की। अरे अमृत बोलो यार, अरुणाचल, क्या बोलोगे? अरुणाचल की है मिसमी और लोसाई। नेगेटिव वर्ड से तो दूर रहो, दूर एकदम से। मीणा और भील कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथी और नेगेटिव वर्ड्स, अरे जहर। बोलो जी राजस्थान में, बोलो अमृत दिखा जी, अमृत एकदम से। गारो खासी सब जानते हैं, इनको नहीं बताएंगे, बहुत बार बता चुके। जौन सारी बताओ तुम हमको, जौन सारी। जौन सारी, जौन सारी आपका उत्तराखंड की है, उत्तराखंड की। कोंद कहाँ की है? कोंद जनजाति बताओ जरा। कोंद जनजाति ये आपका ओडिशा की है, क्या बोलोगे? ओडिशा की। ओडिशा में एक जनजाति और थी खोड़, क्या बोलोगे? कोंद और खोड़ जनजाति कहाँ की है? ओडिशा की। छोटे मोटे क्वेश्चन है ना उनकी, तो उम्मीद मैं तुमसे ऐसे करता हूँ कि तुम उनकी हवा बना दोगे, हवा, हवा हवाई। निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान सही सुमेलित नहीं है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या जोधपुर में है? एरिड वाले तो याद रख लो, जोधपुर में है बहुत सारे, है ना। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान ये क्या शिमला में है? वन अनुसंधान संस्थान क्या ये देहरादून में है? हाँ जी एकदम से ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च, देखो वन होने चाहिए दुगने, क्या बोलोगे? वन होने चाहिए। हिम पड़ती है कहाँ पे? बर्फ, शिमला में। शुष्क, सूखा कौन है? लकड़ी विज्ञान कहाँ पर है? लकड़ी के लिए नहीं भैया, हैदराबाद में नहीं होगा। लकड़ी से बनते हैं बंगले, हेडर नहीं, बंगले। लकड़ी से क्या बनाओगे? बंगलुरु, बंगले बनाएंगे भैया। बंगलुरु मतलब कर्नाटक में है। आप मुझे बताओ काजरी कहाँ पर है? काजरी कहाँ पर बताया था मैंने? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। लिखो अपनी कॉपी पे, क्या है ये? केंद्रीय, केंद्रीय, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? काजरी, काजरी जोधपुर में है। कहाँ पर है? काजरी भैया, यानी एरिड वाले सब जोधपुर में है, ठीक है। पवन ऊर्जा के लिए कहाँ पर है बताओ? नेशनल वाइंड एनर्जी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय पवन ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, नेशनल वाइंड एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? रिसर्च इंस्टीट्यूट ये साथी कहाँ पर है? पवन ऊर्जा संस्थान। आप कहेंगे भैया ये चेन्नई में है, चेन्नई में है, ठीक है, चेन्नई में। अगर हम आपसे पूछ ले, दूसरा हम आपसे पूछ ले, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय विद्युत, क्या बोलोगे? केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो विद्युत और लकड़ी किसके लिए चाहिए? बंगले के लिए चाहिए। किसके लिए? ये भैया बंगलुरु में स्थित है, आपका बंगलुरु में स्थित है। तीसरा हम पूछेंगे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, यानी कि नेशनल, जैविक खेती को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? जैविक खेती को, जैविक खेती को बोलते हैं आपका, क्या बोलोगे भैया उसको? अरे जैविक खेती को क्या बोलते हैं? हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर ये कहाँ पर है? नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर ये गाजियाबाद में है। कहाँ पर है ये भाई साहब? गाजियाबाद में स्थित। क्या बोलोगे? जीवन से याद रख लो, जिया। जीवन, जीवन से याद रख लो, जैविक से जिया। जीवन उसी का तो जो जिया, जिया ही नहीं ढंग में, उसका क्या जीवन? आगे बताओ, बोलो भाई। भैया एक बार पेन को ब्लू करके देखो। अच्छा, ये सब्जी मंडी में आए हो क्या तुम? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी बताओ जी। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? बोलेंगे। तुमको तोरई चाहिए? बताओ, तोरई चाहिए तुमको? तोरई बताओ। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? अल्प विकसित और रुद्ध, अंडर डेवलप्ड और स्टेंगेंट थी, स्टेंगेंट थी। क्या बोलोगे जी? उस समय जीडीपी कितनी बताई थी हमने आपको? जीडीपी बताई थी 2,70,000 करोड़ रुपए, ठीक है। 2,70,000 करोड़ रुपए बताई थी या नहीं? और वर्तमान में कितनी बताई थी? वर्तमान में कितनी बताई थी बताओ जी? वर्तमान में बताओ। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में किस देश की है? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताओ। सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है दुनिया में वो कौन सी है? तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएसए। दुनिया में दूसरी अर्थव्यवस्था आती है चाइना की, किसकी? चाइना की। तीसरी आती है जर्मनी, और चौथी कौन सी है? चौथा अपना प्यारा देश भारत है, इंडिया। इंडिया कौन से पर आ जाता है? चौथे पे। अच्छा, भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसकी इकोनॉमी का प्रकार क्या है? तो दुनिया में इसका प्रकार है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिश्रित होती है आपका कैपिटल की, एक तो यानी जो कैपिटलिस्ट होते हैं पूंजीवाद की, और साथ में आपका जो सोशलिस्ट होती है समाजवाद। पूंजीवाद और समाजवाद, इन दोनों का क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था उसका मिश्रण है, ठीक है, उसका मिश्रण है। निम्न में से आदिम निर्वाह कृषि और संबंधित राज्य के असंगत युग्म की पहचान करें। आदिम निर्वाह यानी कि आइडेंटिफाई द ओड पेयर ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अच्छा ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं आप इसको? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर।
ऐसी खेती खेती को जगह जगह पे क्या बोला जाता है, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट में इस खेती को क्या बोलते हैं, झूम खेती बोलते हैं, झूम खेती। झूम खेती भारत में किधर होती है बताओ, झूम खेती, अरे जानते हो ना, जिसमें खेत में पहले तो जब उपजाऊ खेत होता है तो उसको जोत के आपका 2-3 साल के लिए जब तक उत्पादन हो सके तो उस पर खेती कर लेते हैं। फिर उस पर क्या होता है, जो आपका वहाँ पर मतलब ऐसे ही उगने देते हैं, उसको उगने देते हैं, बाद में आग लगा देते हैं। स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न। इसी को क्या बोलते हैं, स्थानांतरित खेती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, स्थानांतरित खेती भी बोलते हैं, स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित खेती का क्या मतलब होता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है। क्या होता है ये होता है आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है। और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का क्या मीनिंग होता है बताओ फटाफट से, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो ये बहुत जगह अलग अलग हैं आपका। तो कॉमन क्या केरल में होती है कॉमन खेती, आपसे पूछे, नहीं भैया नॉर्थ ईस्ट में होती है। कॉमन कहाँ पर होती है, नॉर्थ ईस्ट, यानी केरल के नॉर्थ ईस्ट में, तो साउथ का है। कोडू खेती कहाँ की है, बहुत पूछा था, आंध्र प्रदेश। दहिया आपका मध्य प्रदेश में। कुरुवा ये झारखंड में होती है। मध्य प्रदेश में एक और होती है, आपको पता हो तो बेबर, सुना है ना नाम, बेबर खेती होती है, ठीक है, बेबर खेती होती है। अब हम आपसे पूछेंगे वाल्ट्रे खेती कहाँ पर होती है, इसी खेती के नाम है ये जगह जगह स्थायी। वाल्ट्रे है राजस्थान की। कुमारी, कुमारी एग्रीकल्चर कहाँ का है, कुमारी आपका वेस्टर्न घाट का है। कहाँ का है, पश्चिमी घाट का है, पश्चिमी घाट का। दीपा खेती बताओ कहाँ पे होती है, दीपा छत्तीसगढ़ में होती है। कहाँ पर होती है, छत्तीसगढ़ में। अंडमान निकोबार में भी कुछ जगह पर होती है। झूम, सिर्फ झूम बोल दे तो क्या बोला हमने, नॉर्थ ईस्ट कह देंगे, यानी कि उत्तर पूर्व के राज्यों में होगी। खिल पूछे आपसे, हिल कहाँ पर होती है, तो हम कह देंगे भैया वेस्टर्न हिमालय में होती है, यानी कि पश्चिमी हिमालय में होती है। कहाँ पर होती है, पश्चिमी हिमालय। कुछ देशों में भी होती है। श्रीलंका में इसको क्या कहा जाता है, इस खेती को, श्रीलंका में, जब श्रीलंका की बात आएगी तो इसको कह देंगे चेना। जब ब्राजील की बात आएगी तो इसी खेती को कहते हैं रोका। क्या बोल देते हैं ब्राजील में, इसको रोका कह दिया जाता है, रोका। कोनुको कहाँ पर कहा जाता है इसको, कोनुको, कोनुको इसको बोलते हैं वेनेजुएला में। कहाँ पर, वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी जो बता दे वो टॉपर नंबर 4 है। वेनेजुएला की जो राजधानी बता दे, ठीक है, वेनेजुएला की जो राजधानी, 2 राजधानी पूछेंगे आज हम तुमसे, एक तो वेनेजुएला की, एक और राजधानी पूछेंगे थोड़ी देर बाद। बोलो भी फटाफट से, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है, बोलेंगे। सर जी नींद आती है, इसका क्या उपाय है बेटा, नींद, नींद आती है, इसका क्या उपाय है, नींद तो आएगी ही ना, तो सोना ही नहीं चाहते हो क्या, या पूरा सेंटेंस तो लिखो कम से कम। भैंस को भी पता है कि सोना जरूरी है और भैंस भी सो जाती है। तुमको नींद आ रही है, तुम उपाय ढूंढ रहे हो, हैं, ऐसा नहीं होगा। बताओ, निम्नलिखित में से किस भारत में आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे को साथ ही केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया, कब अलग कर दिया गया, वेनेजुएला की भैया काराकस है। और सबसे पहले आंसर दिया था आपका यशस्वी, बहुत शानदार। उसके तुरंत बाद अक्की ठाकुर दूसरे नंबर पर। इकोनॉमिक सर्वे 1962, 1960, 1964 में अलग हुआ क्या, आप कहेंगे हाँ भैया 1964 में अलग हुआ। मुझे बताओ पहला इकोनॉमिक सर्वे कब आया था, पहला जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था वो किस वर्ष में आया था, तो पहला जो आया था, पहला आया था 1950 से 51 में। कब आया था, 1950-51 में पहला आया था। कौन पेश करता है इसको, बताना जरा, इसको पेश करता है आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री, अर्थात वित्त मंत्रालय द्वारा पेश होता है। बजट से ये पहले आता है या बाद में बताओ, तो ये बजट से एक दिन पहले आता है। क्या बोलोगे, बजट से हमेशा एक दिन पहले आएगा। तो बजट किस दिन आता है, बजट किस दिन आता है, तो ये लास्ट में, उस मंथ के लास्ट में आया था, मतलब पहले वाले के में। आपसे पूछे पहला इकोनॉमिक सेंसस कब किया गया था, पहली पहली साथी जो हमारे देश में आर्थिक जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, तो पहली आर्थिक जनगणना हुई थी 1977 में। क्या बोलोगे, 77 में। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था आपका 1976 में, 1976 में, ठीक। आर्थिक जनगणना। अच्छा, आपको आर्थिक नीति पता होना चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी। बताओ हमारे देश में अब तक कितनी इकोनॉमिक पॉलिसी आ चुकी है, आर्थिक नीति। जैसे मैं आपसे पूछूं पहली आर्थिक नीति कब आई थी हमारे देश में, पहली इकोनॉमिक पॉलिसी, पहली आर्थिक नीति जो आई थी आपका, पहली आर्थिक नीति वो आई थी 1948 में। फिर आई थी 1956 में सेकंड, याद रखना ये फर्स्ट है, 1956 में सेकंड, 3 पूछी जाती हैं। क्या बोलोगे, 1977 में आई थी थर्ड, और 2022 में आई थी 7वीं। क्या बोलोगे, इसको ही बोलते हैं आर्थिक संविधान भारत का। इस वाली को, दूसरी वाली को, जो दूसरी आर्थिक नीति है उसको बोलते हैं भारत का आर्थिक संविधान। भारत का आर्थिक संविधान किस औद्योगिक नीति को कहा जाता है, यानी कि आपका इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या इसी को पूंजीवाद का बाइबल, क्योंकि इसमें जोड़ दिया गया, इसी को बाइबल ऑफ कैपिटलिस्ट कहा जाता है, कैपिटलिज्म कहा जाता है, बाइबल ऑफ कैपिटलिज्म।
पूंजीवाद का बाइबिल भी किसको कहते हैं? हम इसी को कहते हैं, पूंजीवाद का बाइबिल हम इसी को कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से नहीं है? पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेक इन इंडिया के कितने स्तंभ है? तो क्या बोलोगे? बोलो फटाफट से, कितने? 4 बोलने हैं भैया। क्या न्यू प्रोसेसेस उसमें है? क्या न्यू सेक्टर्स हैं? क्या न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं? हाँ जी। क्या उसमें सहभागिता है? नहीं जी। उसमें है, चौथा है नई सोच, ठीक है, न्यू थिंकिंग। क्या है? नई सोच। मेक इन इंडिया कब शुरू हुई थी बताओ? मेक इन इंडिया और किस मंत्रालय के अधीन आती है? मिनिस्ट्री भी बताना है इसकी। मेक इन इंडिया आपका 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई। कब? 25 सितंबर 2014 को। इसमें जो शेर है आपका, वो क्या है? कॉग्स से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कॉग्स का बना शेर है, कॉग्स का बना है इसके लोगों में, ठीक है। अब पूछे आपसे मंत्रालय कौन सा है इसका, तो मेक इन इंडिया का मतलब क्या बन रहा है? भारत में उद्योग बढ़ रहा है, अर्थात वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कौन सा है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है इसमें, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ, मेक इन इंडिया की जो वेबसाइट बनाई थी वो किस मंत्रालय ने बनाई थी? तो वेबसाइट पूछे आपसे अगर, तो वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने नहीं बनाई। तो वेबसाइट बनाई इसकी, वो डिफेंस मिनिस्ट्री ने बनाई, रक्षा मंत्रालय ने। क्या बोलोगे? रक्षा मंत्रालय ने। वो याद रखना, अंतर बात है। क्या बोलेंगे? www.makeinindiadefense.gov.in, www.makeinindiadefense.gov.in। वो किसके नाम पर है? वो आपका डिफेंस के नाम पर, डिफेंस के नाम। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसने दिया? गैलीलियो ने दिया, आइजक न्यूटन ने दिया। तो गैलीलियो ने दिया था क्या? नहीं भैया, ये आइजक न्यूटन ने दिया। कब दिया था आइजक न्यूटन ने? 1687 में। 1687 में। कौन सी बुक आई थी इनकी? 1687 में इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपिया। कौन सी? प्रिंसिपिया। ईयर बहुत पूछा जाता है इस किताब का। और क्या कह दिया था इन्होंने? F समानुपाती G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे जी जो होता है, जी इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि ये आपका सार्वत्रिक नियतांक होता है। क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ? इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो जी जो होता है, जो कैपिटल जी होता है, उसको बोलते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और यहाँ से वैल्यू देखें जी की तो क्या आएगी? बल, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2 अर्थात किलोग्राम में स्क्वायर, किलोग्राम अपॉन में आ जाएगा, और ऊपर ले जाओ तो किलोग्राम -2, इसमें हो जाएगा -2। ठीक है, तो दिक्कत है क्या इस बात में? नहीं जी। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि ग्रहों के जो 2 पिंडों के बीच की दूरी होती है, भाई यही तो होता है। 2 पिंड रखे हुए थे एक दूसरे से, m1 है इसका भार, इसका m2 है, इनके बीच की दूरी जो है वो r है। अब पूछते बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो क्या अंतर आएगा? तो r को 2r कर दोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो भाई। तो 4r को अगर 2r कर दोगे तो क्या अंतर आ जाएगा नीचे? 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? यानी कि 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना? नीचे 4 हो गया तो चौथा ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको? नहीं याद रखेंगे? जॉन्स कैपलर ने क्या दिए थे? कैपलर ने दिए थे गति के नियम। क्या दिए थे इसने? क्या बोलोगे? किसकी गति के नियम? ग्रहों की गति के नियम। ग्रहों की गति के नियम, यानी कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स के नियम इसने दिए। मोशन ऑफ प्लैनेट्स किसमें दिया था? इसने दिया 1609 में। एक किताब लिखी थी एस्ट्रोनोमिया नोवा। कौन सी बुक थी? एस्ट्रोनोमिया नोवा। एस्ट्रोनोमिया नोवा बुक में इसने अपने नियमों को दिया था, एस्ट्रोनोमिया नोवा में। ठीक है, एस्ट्रोनोमिया नोवा में। ठीक है, कक्षाओं के नियम आपने देखे होंगे, परिक्रम क्षेत्रफल के नियम, ये सब उसी में दिए गए। अच्छा, अल्बर्ट आइंस्टीन बता दो आप मुझे। द वर्ल्ड एज यू सी इट इनकी किताब का नाम है, द वर्ल्ड एज यू सी इट। आइंस्टीन को नोबेल किस ईयर में मिला? कोई बता सकता है? आइंस्टीन को दुनिया में बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी बनने का मत सोचना तुम, यार मैं तो राज करूंगा एक दिन ये। आइंस्टीन रहते थे जर्मनी में, हिटलर का उदय हुआ 1933 में, उसको जर्मनी से भागना पड़ा, है ना, यूएसए आना पड़ा। सोचो, इतने महान वैज्ञानिक की भी कदर नहीं है, तो आम इंसान की क्या कदर होगी। मेरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? 1921। याद रखना, आइंस्टीन को जो नोबेल मिला था 1921 में मिला था, 1921 में मिला। मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया? मैरी क्यूरी को पहली बात तो बताओ, ऐसी अकेली महिला है जिन्होंने 2 क्षेत्र में नोबेल पाया है, यानी फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में।
1903 में भी और 1911 में भी, ठीक है। और किसके लिए? यूरेनियम के लिए क्या? नहीं भैया, रेडियम के निष्कर्षण के लिए। कब कब? 1903 में फिजिक्स के लिए, 1903 में फिजिक्स के लिए, और 1911 में केमिस्ट्री के लिए। किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए इनको मिला था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बताओ जी। देखो पाचन कैसे शुरू होता है? आप कहोगे पाचन की अगर हम बात करें तो वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है या नहीं? मुख से स्टार्ट हो जाता है या नहीं हो जाता? बोलो भाई फटाफट से। आप कहेंगे हाँ जी, माउथ से, या बक्कल, आपका जो कैविटी होती है, मुख गुहा भी जिसको बोलते हैं, मुख गुहा, बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। और फिर कहाँ जाता है खाना? आहार नाल में, यानी कि फूड पाइप में जाता है। इसके बाद में कहाँ जाता है? स्टोमक में, अर्थात आमाशय में जा जाता है, आमाशय में, स्टोमक में। और स्टोमक से कहाँ जाता है? वहाँ से जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। और इससे फिर लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि आपका जो बड़ी आंत है, फिर बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत से कहाँ चला जाता है? फिर गूदा में चला जाता है, एनस की तरफ चला जाता है, ठीक है, एनस की तरफ। ये आपको पता होना चाहिए प्रोसेस। इसमें कभी कभी क्या करता है, कुछ को हटा देगा। क्या बोलेंगे यहाँ से आपका? तो बक्कल कैविटी से जाएगा, माउथ से आपका कहाँ पर? फूड पाइप में, फिर आपका स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर एनस। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? चीज़ों का पाचन। तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सब कहाँ पचते हैं? सब छोटी आंत में पचते हैं। अच्छा मुझे बताओ, छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत लंबी होती है? छोटी आंत लंबी होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो 6 से 8 मीटर तक होती है, बॉडी टू बॉडी डिफर करती है। लेकिन जो बड़ी आंत होती है 1.5 मीटर की होती है, ठीक है। देखो छोटी आंत के अगर पूछे आपसे पार्ट कितने होते हैं, छोटी आंत में 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम होता है आपका, ड्यूडेनम होता है, ठीक है, ड्यूडेनम। और इसको ग्रहणी भी कहा जाता है। फिर आपका जेजुनम होता है, क्या बोलोगे? जेजुनम होता है। और एक होता है इलियम। ये किसके पार्ट है? पूछ लिया जाता है। इलियम किसका पार्ट है? तो छोटी आंत का पार्ट है। किसका? छोटी आंत का पार्ट है। तो 3-4 क्वेश्चन के लेकर के फिर इसको समझाएंगे। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कृंतक होते हैं। कितने इंसीजर्स होते हैं? इंसीजर्स, बोलो जी, कितने इंसीजर्स होते हैं? तो पहले टीथ फार्मूला बताओ क्या होता है। तो हमको अगर टीथ फार्मूला याद है तो पहले तो बच्चे का फार्मूला याद रखो। बच्चे में कितने दांत होते हैं? 20 होते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है? 2102/21, 2 गुणा 2 हो जाएगा, 4 2 5 2 10। और जो एडल्ट होता है, वयस्क, उसके दांतों का क्या फार्मूला होता है? उसका फार्मूला होता है 2123/2123 गुणा 2 होता है। ये तो होता है। अब इसको क्या बोलते हैं? 2123 से क्या मतलब है? ये इसको बोल दो आई, ई, ई एम और एम। आई से स्टैंड फॉर, आई स्टैंड्स फॉर, बोलो भाई, आई स्टैंड्स फॉर इंसीजर। इंसीजर होता है, इंसीजर बोले, इंसीजर किसको कहते हैं? कृंतक को। तो अगर तुमको ये याद है, अब जैसे इसमें पूछे कृंतक, तो आई कहाँ पर है बताना जरा। आई, ई, ई एम, ये क्या है? आई सी पी एम और एम। इंसीजर कितने हैं? तो ऊपर नीचे वाले जोड़ लो, 2 और 2, 2 और 2 4, 4 दूनी 8। बच्चे में पूछूं, 2 2 4, 4 दूनी 8, यहाँ भी इंसीजर 8 ही होंगे। अगर हम बोले C4 क्या होता है, तो C4 होता है कैनाइन। क्या होता है? C4 होता है कैनाइन। तो कैनाइन का मतलब क्या होता है? रदनक। अब मुझे बताओ रदनक कितने होते हैं? तुम्हारा आंसर आना चाहिए। दूसरे नंबर पर है, कितना हो? 1 और 1, इनको जोड़ लो और गुणा कर लो 2 से। 1 और 1 2, 2 दूनी 4, रदनक 2 हो जाएंगे। पीएम होता है प्री मोलर। क्या होता है? पीएम होता है प्री मोलर, प्री मोलर, यानी कि प्री का मतलब क्या हो गया? आगे, अग्र। और ये हो गया मोलर, मतलब चवर्णक, जो चबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये फाड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये बताओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8। ये भी कितने हो गए थे? 8। अब मुझे बताओ फटाफट से आप, M4 मोलर, मोलर का मतलब चवर्णक कितने हो जाएंगे? पूरी कक्षा का आंसर आना चाहिए। चवर्णक दांत कितने हो जाएंगे? तो चवर्णक कितने हो जाएंगे? 3 और 3 6, 6 दूनी 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 8 20 और 24 8 32, 32 हो जाएंगे। तो बच्चे में मैं आपसे पूछूं, बच्चे में कौन से दांत नहीं होते? तो बच्चे में ICMM, बोलो जी कौन से नहीं होते? जीरो किसकी वैल्यू है? जीरो किसकी वैल्यू है? प्री मोलर की, प्री मोलर, यानी बच्चे में अग्र चवर्णक दांत नहीं होते, ठीक है, अग्र चवर्णक। इसी की भी संख्या निकाल लोगे? हाँ जी निकाल लेंगे। तो क्या पूछा हमसे? कृंतक 4 होते हैं। कितने होते हैं कृंतक? कृंतक भैया 4 नहीं, कृंतक पूछा ना। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कृंतक होते हैं, कृंतक 8 होंगे ना। कृंतक कितने होते हैं? रदनक होते हैं 4। तो कृंतक भैया आपका 8 होते हैं। क्या बोलोगे? 8 होते हैं। इसको हम बहुत अच्छे से कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जो दंत पदार्थ होता है, दांत किस सब्सटेंस के बने होते हैं? वो होता है सबसे कठोर, और वो होता है आपका इनेमल। क्या होता है? इस चीज़ के बने होते हैं, वो आपका सबसे कठोर, वो इनेमल का बना होता है। किसके? हार्डेस्ट है बॉडी में, इनेमल, इनेमल होगा, इनेमल। और मैं आपसे पूछूं, जो दांत किसका बना होता है?
दांत, दांत में कौन सा पदार्थ है? तो याद रखना हाइड्रोक्सी पटाइट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी पटाइट, जो कि साथी आपका, इससे आपका हाइड्रोक्सी पटाइट, या फिर इसको कैल्शियम फॉस्फेट भी कहा जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट भी कहा जाता है। ये भी आपको एग्जाम में कई बार नाम लिखा मिल सकता है, कोई सा भी आप। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसको घोषित कर दिया है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है आपका पत्रिका, कहाँ की पत्रिका? ग्लोबल फाइनेंस, यूएसए की पत्रिका है। ग्लोबल फाइनेंस कहाँ की पत्रिका है? यूएसए की पत्रिका। और भारतीय स्टेट बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना बताओ कब हुई थी आपका? स्टेट बैंक की 1955 में। एचडीएफसी पूछे तो ये इसने याद रखना सिंगापुर में अभी पहली अपनी शाखा खोली है। हाल ही में किस बैंक ने सिंगापुर में ब्रांच ओपन की है? तो सिंगापुर में ब्रांच ओपन किया आपका एचडीएफसी ने। आईसीआईसीआई से एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसने क्या शुरू किया है अभी? सैफिरो फॉरेक्स कार्ड शुरू किया है। क्या? सैफिरो फॉरेक्स कार्ड, यानी कि विदेशों में जो छात्र पढ़ रहे हैं हमारे, तो उनको 15 करेंसी में अब क्या बोलेंगे स्टूडेंट को आसानी रहेगी। 15 करेंसी इसमें रहेंगे कार्ड में, 15 करेंसी में। ठीक है, एक्सिस बैंक, बाकी कुछ। अभी मुझे बताओ 26वें गवर्नर बने थे आरबीआई के, 26वें आरबीआई गवर्नर कौन बने? 26वें आरबीआई गवर्नर कौन बने आपका? तो आप कहेंगे संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। पुराना क्वेश्चन पूछूं जो आपको बता दिया हो मैंने? तो मुझे बताओ जरा फटाफट से कि जबरदस्त क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा आसानी पूछ। आसान क्वेश्चन ये, भारत की आज़ादी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन? भारत की आज़ादी के समय, की आज़ादी के समय था ना आरबीआई? तो आप कहेंगे हाँ जी था। आरबीआई को सेंट्रल बैंक लंदन ने कभी पुरस्कार दिया है? आरबीआई को सेंट्रल लंदन बहुत पुरस्कार देता है, लंदन वाला सेंट्रल बैंक लंदन, यही है दुनिया में जननी सभी की। सेंट्रल बैंक लंदन ने अवार्ड दिया है, बहुत लंबी कहानी है, पगला जाओगे। सेंट्रल बैंक लंदन ने अवार्ड दिया, और वो अवार्ड है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। बस हिंट ही दे सकता हूँ आपको, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। एसबीआई ने अभी एक योजना चलाई थी, हर घर करोड़पति, आप जानते हो उस बात को? बताओ कौन सी योजना चलाई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने? हर घर लखपति या हर घर करोड़पति? आप याद रखना, हर घर लखपति। ये किसकी योजना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की योजना चलाई। हालांकि योजना तो दो चलाई, एक थी इनकी हर घर लखपति, क्या बोलोगे? हर घर लखपति। लोन दे दो, लूट लो सबको, है ना? क्या बोलोगे? अच्छी बात है ना? एबीआई पैट्रॉन्स, एबीआई पैट्रॉन्स, एबीआई पैट्रॉन्स, फिर हड़प लो अपने आराम से। एबीआई पैट्रॉन्स योजना भी इन्होंने ही चलाई, एबीआई पैट्रॉन्स। सीडी देशमुख थे भैया, बहुत कमाल। एम के भाई सबसे पहले आंसर आपने दिया। हाल ही में यूएन महासभा, यूएन महासभा यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन द 79th सेंचुरी, अच्छा, हाल ही में यूएन महासभा के 79वें सत्र में किस देश ने भारत के यूएन सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद आप जानते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल मैं आपको बता चुका हूं दोस्त। मुझे बताना, सिक्योरिटी काउंसिल, इसको दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। इसमें कितने मेंबर होते हैं टोटल? इसमें 15 मेंबर होते हैं। इसमें 10 क्या होते हैं? नॉन परमानेंट होते हैं, और 5 क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। परमानेंट हमेशा के लिए, और नॉन परमानेंट यानी कि जो टेम्पररी होते हैं, टेम्पररी कितने ईयर्स के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्षों के लिए। स्थायी सदस्यता के लिए प्रस्ताव, ये भूटान हमारा दोस्त है, बाहें खोल के स्वागत करो। हाँ भूटान, भूटान के बारे में एक याद रख लेना। अभी इसने एक घोषणा की है, जो टूरिज्म है, टूरिज्म है, इसमें पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान अब पॉसिबल है। क्रिप्टो भुगतान, फिर टूरिज्म के लिए कोई भी व्यक्ति जाएगा और क्रिप्टो में वहाँ पर पेमेंट अपनी करना चाहेगा, यानी कि डॉज कॉइन जो है आपका, बिटकॉइन वगैरह, इन सब में वो कर पाएगा। ओके, अब देखो यूएन महासभा की बात कर लेते हैं। यूएन महासभा के, मुझे बताओ इसके अध्यक्ष कौन है? यूएन महासभा के जो अध्यक्ष हैं वो है फिलेमान यंग। कौन है? फिलेमान यंग, फिलेमान यंग हैं आपका, जो कहाँ के हैं? कैमरून के हैं, कैमरून के। इसकी राजधानी बताओ मुझे, कैमरून की राजधानी क्या है? कैमरून की कैपिटल बताओ दोस्त, कैमरून की कैपिटल क्या है? वो है आपका याओंदे। क्या बोलोगे? याओंदे, या आंदे, कैरम खेलने के लिए या आंदे। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का देश थे। तो फुलेमान यंग कहाँ के अध्यक्ष है भैया? ये यूएन महासभा के हैं। कहाँ के? यूएन महासभा के। आगे बताओ जी, किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ रिजर्व, 58th टाइगर रिजर्व बना है? अच्छा, मैं आपसे पूछूं यहाँ पर 57th कौन सा था, ये भी आप बताना। 58वां आपका हो गया ये माधवगढ़ बना हुआ। माधवगढ़ कहाँ पर है? आपका एमपी में है। 57वां बना था रातापानी, ये भी कहाँ का है? रातापानी, ये भी एमपी का है, ये भी एमपी का है। मुझे बताओ, जब हमारे यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो किस दिन शुरू हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट?
तो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1973 को दोस्त। कब? 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 1973 को। और यहाँ पर कितने टाइगर रिजर्व बनाए गए थे? 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे, 9 टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व। और मैं पूछूं आपसे, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? टाइगर डे तो ये मनता है आपका 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई को। ये टाइगर प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी जी के समय पर शुरू हुआ था। किसके समय? इंदिरा गांधी जी। किसके प्रयासों से शुरू हुआ था? तो इसके लिए एक व्यक्ति थे, कैलाश सांखला। क्या बोलोगे? कैलाश सांखला इसके लिए थे। और कैलाश सांखला को इसीलिए क्या कहते हैं हम? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है इनको? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया तो वो कहा जाता है आपका कैलाश सांखला को। ओके। और यहाँ पे याद रख लेना, 2023 में आपका बाघ जनगणना हुई थी, टाइगर का सेंसस हुआ था। कितने वर्षों में होता है बाघ जनगणना? फटाफट से आंसर करो। बाघ जनगणना हुई थी यहाँ पे 3682 टाइगर्स हैं देश में। कितने हैं? 3682 टाइगर्स हैं, याद रख ले। तो जो बाघों की जनगणना होती है, जो टाइगर की संख्या दुगनी करता है, उसको T2 अवार्ड दिया जाता है, T×2। और आपका 4 वर्ष में होती है। कितने वर्षों में? 4 वर्ष में। जैसे मनुष्यों की होती है 10 वर्ष में, तो यहाँ 4 वर्ष। तो बच्चू पटेल याद रख लेना। तैयारी कैसी चल रही है पहले कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, तैयारी कैसी चल रही है? किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो मेथड मैंने बताया, दुनिया में कोई प्रोसेस नहीं है, आपको भागने की जरूरत नहीं है कहीं भी। खुद को स्टेबल बनाइए, ठीक है। बस ये देख लीजिए, अच्छा मेरा सिलेबस ये है, इसके अकॉर्डिंग मुझे एसएससी की तैयारी करनी है। एसएससी का तैयारी कर रहे हो? एसएससी का तो आप अपना जो थ्योरी नोट्स है ना, उसको कितनी देर रिवाइज कर रहे हो? रोज 1 घंटा इसको देना पड़ेगा। 4-5 टॉपिक डेली दे दो। और फिर आपका प्रैक्टिस सेशन, और प्रैक्टिस सेशन को रिवाइज करते रहो, है ना। फिर ये सिंपल सा तरीका है, इसको फॉलो करते रहो। बहुत ज़्यादा हौच पौच में फंसने की नहीं, तो बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी अपनी लाइफ है। ओके, जिस तरीके से तुम डील करो, मैं आसान तरीका तुम्हें। ओके। और फिर इसके बाद में याद रख लेना, आपका रिवीजन सबसे मस्ट है। जो भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनको रिवाइज करने पर ज़्यादा ध्यान देना है। नई चीज़ें सीखने से ज़्यादा जरूरी है कि बार बार उस चीज़ को रिवाइज कर लो, ठीक है। अब हमारी मुलाकात कब होगी? मंडे। और मंडे तक कितने सेट हुए हमारे? 14 सेट। हम सब करो भैया, प्रॉमिस करते 14 सेट्स फिंगर टिप्स होंगे। इसके बाद की जर्नी तय कराएंगे यार तुमको। ये 30 कर लोगे, फिर आपका वो लेके आएंगे एक सब्जेक्ट का क्लास, है ना। फिर अच्छे से मतलब स्ट्रांग बनाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आपको बनाएंगे, ताकि आप बहुत मेहनत करो और वो एक दिन सफल भी हो। मेहनत तो चाहे कितनी भी कर ले, लेकिन जब सफल हो जाती है तो मज़ा तभी आता है उसका, और तभी उसका अर्थ भी है। बाकी ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। ये आप सबके लिए होमवर्क दे के जाते हैं। इसका आंसर बहुत ज़रूरी है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, और साथ ही आपको बताना है भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। दोनों चीज़ों पे आपको रिसर्च करके और आंसर कर, और आप जरूर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और 13 हुए हैं अभी, 13 हुए आज। 9, पिछली बार 9 हुए थे ना, 4, हाँ 13। सॉरी सॉरी सॉरी, 13 हुए हैं, 14 नहीं, 13। 13 13 13, 14 तो कल होते ना, अगर होते तो। ओके बॉस, बाकी पढ़ते रहिए अच्छे से। और घर में कोई बच्चा भी ना, छुट्टी चल रही है, उसको भी सेट पे लगाओ, छोटे बच्चे को बोल, तू भी याद करेगा जो दिया जा रहा है, उसको रटवाओ, उसको। ख्याल रखें।